तो ये दोनों इसी के बेस पे है, ठीक है। तो मैं आपको ये करवाऊंगा और इसके उसके बाद फिर हम ये एनाग्राम पे चलेंगे, उसके बाद फिर हम लिंक लिस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आज जो अपना टॉपिक है वो लिंक लिस्ट है, ठीक है। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद आ गए, लेकिन आपके टाइम पे अभी स्किप हो गए थे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अब किसी को आता है ये क्वेश्चन, फाइंडिंग द डुप्लीकेट्स फ्रॉम ए, जस्ट रेज योर हैंड अगर किसी को आता है। फाइंडिंग डुप्लीकेट इन स्ट्रिंग विद हैश टेबल। हाँ जी, आता है किसी को? किसी को आइडिया है कैसे होगा? Anyone having any idea? Just explain your views if अगर anyone having any idea regarding this कि ये कैसे होगा? Okay, so I think no idea. Okay, so देखते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है काफी। अब पूछा ही गया इंटरव्यू में, अब डिपेंड करता है कि आपको पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। चलो अब मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूं, ठीक है। उस स्ट्रिंग को मैं ले रहा हूं फाइंडिंग, ठीक है ना। उस स्ट्रिंग का नाम है फाइंडिंग, ठीक है। चलो मैं स्ट्रिंग ही ले ली, एक एरे है मेरा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ, एक कैरेक्टर टाइप का मेरा एरे है, कैर ए, ओके एरे, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो ये है फाइंडिंग। तो फाइंडिंग के अंदर आपको फाइंड आउट करना है डुप्लीकेट स्ट्रिंग्स, है ना। तो अगर फाइंडिंग की बात की जाए, अगर मैं फाइंडिंग लिखता हूं एफ, ठीक है, मैं लोअर केस की ही बात कर रहा हूं, FINDING, ओके फाइंडिंग। लास्ट करेक्टर आपको पता है नल करेक्टर रहता है ना। तो करेक्टर एरे मैंने ले लिया जिसके अंदर क्या फाइंडिंग है। तो अब इसमें अगर मैं डुप्लीकेट देखूं तो आई है ना, और एन है, यानी कि अकरेंस ऑफ जो आई है और एन है वो 2 टाइम्स है, यानी कि डुप्लीकेट स्ट्रिंग ये है। और कितनी बार आ रही है ये भी हम फाइंड आउट करेंगे कि ये 2 बार आ रही है, 3 बार आ रही है, ठीक है। अब ये इंडेक्स आपको पता ही है, ये करेक्टर एरे है तो स्टार्टिंग इंडेक्स इज ऑलवेज 0, है ना। आपका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो हमेशा 0 रहता है, ये सबको पता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसकी स्काई वैल्यू फाइंड आउट करूं, ओके एफ की, तो एफ की आस्क की वैल्यू कितनी है, दैट इज 102, है ना, 105, ओके 110, इसकी 110 है, इसकी 100 है। अब ये आस्क की स्काई वैल्यू क्या है, ये आपको पता ही है, हमने शायद ये डिस्कस भी किया था कि एवरी कैरेक्टर कम विद द स्काई वैल्यू। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी आस्क की वैल्यू फॉर एग्जांपल पाइथन के अंदर जो है वो ओ आर डी है। तो इसकी जो ओ आर डी, ओ सॉरी, ओके ओ आर डी ऑफ एफ, तो इसकी जो इसकी वैल्यू है वो ये है 102, ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यूज है, देखो 102, ठीक है। ये मेरे को कैलकुलेटेड है तो मैंने बोल दिया। ओ आर डी ऑफ, अगर मैं आई की वैल्यू करूं तो इसकी वैल्यू है, ठीक है जी, 105। तो ये वैल्यूज हैं इसकी, ठीक है। आस्की वैल्यूज बोलते हैं या स्काई वैल्यूज बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म ये है। तो ठीक है, तो ये इसकी वैल्यूज है। चलो जी की मुझे नहीं पता तो मैं जी की निकाल लेता हूँ, जी की क्या है, दिस वन इज द वैल्यू फॉर जी, ओके 103। तो जी की जो वैल्यू है दैट इज द 103, मैं वो भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आई की जो वैल्यू है हमने 105 है, और जो एन की जो वैल्यू है 1110 है, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड इट दिस थिंग, ओके। सो ये मैं सिर्फ लॉजिक के लिए लगा रहा हूं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू कीप रिमेंबर दिस, बट मैं आपको लॉजिक समझाना है इसलिए मैंने लिख दी, लेकिन सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करके अपने आप काम करेगा, यू डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो अब मैं एक हैश टेबल ले रहा हूं, हैश टेबल, ठीक है जी, दैट्स मीन इट्स ए हैश एरे। ये एरे ही है, एक नॉर्मल एरे है, ठीक है। अब इस एरे में अब देखो, अगर मैं करेक्टर्स की बात करूं तो कितने हैं, 26 करेक्टर्स हैं, है ना, टोटल 26 करेक्टर्स हैं। तो मैंने एक एरे लिया h ऑफ 26, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा एरे है वो 26 करेक्टर्स का एक एरे है, ठीक है। इसका लॉजिक समझते हैं, प्रोग्राम बहुत आसान है, सिर्फ अगर आपको लॉजिक समझ आ गया तो प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, प्रोग्राम इज वेरी इजी, ओके। सो मैं थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा करने में, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू 25, क्योंकि मैंने 16 तक लिखा, मुझे 16 तक ही, क्योंकि हमारा जो यूज होगा वो 16 तक ही यूज होगा। और मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, हर हर के अंदर मैंने जीरो भर दी, ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने हर के अंदर एक जीरो जीरो आइटम फिल कर दी, यानी कि इस एरे के हर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स क्या है, 0 0 0 0 मैंने फिल कर दिया, ठीक है। तो ये अप टू पूरा ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है, 25 तक, क्योंकि अपने पास जो करेक्टर्स होते हैं वो 26 होते हैं, ठीक है ना, 26 करेक्टर है, तो मैंने सब करेक्टर के लिए एक हैश टेबल बना लिया, ठीक है, हैश एरे, ठीक है जी। अब उस हैश एरे का इंडेक्स आपको पता है, जीरो से लेकर के कोई भी एरे है ओबीएस है, उसका इंडेक्स जो रहेगा वो जीरो से लेकर के, अगर मैं उसका साइज 26 दे रहा हूं तो 25 तक रहेगा, ये तो सबको पता ही है, हम कर चुके हैं n नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा, अब ये मेरी स्ट्रिंग है, नाउ आई हैव टू फाइंड इट आउट in this array, okay, in this character array, how many duplicates are there, तो हमें डुप्लीकेट्स पता करने हैं और कौन कौन से हैं ये पता करने हैं, दो दो पॉइंट है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, किसी भी स्ट्रिंग को अगर आपको प्रोसेस करना है तो आपको उसको आइटरेट करना पड़ेगा, यू हैव टू आइटरेट थ्रू, है ना, आपको आइटरेट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या आया जब आपने इसको आइटरेट करना चालू किया, यू आर गेटिंग दिस एफ, है ना, आपको एफ मिला। अब f की जो स्काई वैल्यू है वो 102 है, ठीक है जी, 102 है। अगर मैं 102 में -97 कर दूं, है ना, क्योंकि जो जो अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे पाइथन के अंदर ही आपको दिखा देता हूं, अगर मैं चेक करूं, ठीक है जी, ओ आर डी ऑफ ए, ठीक है ना, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए की ऑर्डर कितना है, 97, है ना, 97 है, ठीक है। तो 97, ठीक है जी, तो मेरे पास आ रहा है 102, है ना, 102 माइनस 97, है ना, तो मेरे पास कितना आया, 5, ठीक है जी, मेरे पास कितना आया, 5 आ गया, क्योंकि 97 से लेकर के, है ना, 97 से लेकर के इसमें 26 जोड़ दो तो वहां तक अपने करेक्टर्स चलते हैं, स्मॉल करेक्टर्स, ठीक है। तो अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूं, ओ आर डी ऑफ जी, ओके, जो जी है उसका कितना है, उसका 122 है, ठीक है ना, यानी कि जो स्मॉल करेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 97 से लेकर के 122 तक ये अपने स्मॉल करेक्टर्स हैं, ए टू जी, ओके। और उसके बाद अगर मैं बात करूं ओ आर डी ऑफ कैपिटल ए, है ना, अगर मैं कैपिटल ए की बात करूं तो कैपिटल ए का जो है, सॉरी, कैपिटल ए का जो है वो कितना है, 65, अब 65 में 26 जोड़ दो, ठीक है ना, तो वहां तक इसके चलते हैं। तो अगर मैं देखूं कैपिटल का, तो दोबारा से अगर मैं इसको करूं कैपिटल जी के लिए, तो आपको ये 90, ठीक है ना, तो 90, तो ये 90, ठीक है ना, और 65 टू 90 और 97 टू 122, तो ये स्काई वैल्यूज हैं स्मॉल की, तो हम अभी जो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वो स्मॉल कैरेक्टर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो अब अभी ये चीज तो आपको समझ आ गई, ये पॉइंट तो आपको समझ आ गया कि अभी आपने किया क्या, अभी आपने कुछ नहीं किया, ये आपका एक हैश टेबल है जो जिसकी इंडेक्सिंग है 0 से लेकर के 25 तक, यानी 26 अपने कैरेक्टर्स हैं, और आपने सबसे पहले ये पकड़ा, ठीक है, एफ पकड़ा, एफ पकड़ा और इसकी स्काई वैल्यू फाइंड आउट की 102, और उसमें क्या किया, -97 को आपने डिडक्ट कर दिया, ठीक है ना। जब आपने 97 को डिडक्ट किया तो आपके पास क्या आया, 5 आया, है ना, 5 आया, ए बी सी डी ई एफ, अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3 4 5, तो आप देखो, अगर मैं ए की बात करूं तो वो 0 है, 1 की बात करूं तो वो बी है, 2 की बात करूं तो वो सी है, 3 की बात करूं तो वो डी है, 4 की बात करूं तो वो ई है, 5 की बात करूं तो वो एफ है। अच्छा, अब अगर 5 आ रहा है तो कितना आया अपने पास, 5 आ गया, तो 5 इंडेक्स पे जाके मैंने क्या फिल कर दिया, 0 की 0 + 1, तो 0 + 1 का मतलब क्या हुआ, क्या था, 5 हो गया, सॉरी 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 सॉरी, 0 + 1 का मतलब क्या हुआ, क्या था, 1 हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि ये सब एरे जो है वो 0 के साथ फिल्ड है, जितना भी एरे है सब 0 के साथ फिल है। अब मैंने जो लॉजिक बनाया 0 + 1 कर दिया, ठीक है, 0 + 1 कर दिया परफेक्टली। नाउ आपको, अब जो जिनको तो टेक्निकली थोड़ा सा साउंड है उनको तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि सर आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है, जिनको नहीं समझ आया डोंट वरी,
मैं अभी इस जीरो को रब कर रहा हूँ क्योंकि अपने को यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। ओके, तो मैंने जीरो फिल किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको सारे को जीरो के साथ फिल करना है। दिस इज द हैश टेबल। अब देखो 5 वाली लोकेशन पे कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। अब जब मैं उसके बाद अगले इंडेक्स पे गया तो अब कितना है, आई है ना। आई की वैल्यू कितनी है, 105। अगेन मेरा लॉजिक तो सेम ही है ना, 97। अब कितना आया, अब मेरे पास जो आउटपुट आई वो 8 आई, यानी कि 8 पे जाओ, 0 + 1, पहले वैल्यू 0 थी तो 0 + 1 कर दो, वहां पे कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास क्या आया, अब उसके बाद मेरे पास n आया, तो n की वैल्यू कितनी है, 110। 110 - 97, अब कितना आया आपके पास, 13 आया। तो आप 13 पे गए तो वहां पे आपने 1 फिल कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद d आया, ठीक है जी, d आया। अब d की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस ओके 97, तो आपके पास कितना आया, 3 आया। तो आपने क्या किया, 3 पे 1 फिल कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद फिर से आई आया है ना, फिर से आई आया, तो आई का कितना है, 105 है ना, 105 माइनस 97, अब कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 पे पहले 1 पड़ा है, 1 + 1, ठीक है ना। अब इसमें पहले 1 पड़ा था, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है जी, 2 हो गया। आई थिंक नाउ द लॉजिक इज क्लियर टू एवरीवन। देखने में टफ लगता था लेकिन है कुछ नहीं, ठीक है। अब उसके बाद n गया, n का कितना निकल करके आया, 13 है ना। 13 पे कितना है अपने पास, पहले ही 1 था, तो इसने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया 2, ठीक है। g है, ठीक है जी, g कितना है, 103 माइनस 97, 6 आया है ना, तो 6 पे उसने 1 फिल कर दिया। हाँ जी, अब हमें क्या देखना है, अब आप खुद ही सोचो, अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है ना, कि किसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है ना, किसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उसका मतलब क्या हुआ, कि वो उतनी बार रेपिटेट हुआ है ना, उतनी बार रेपिटेट हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं अब देखो, मेरे को पता लग गया ये 8 वाला इंडेक्स और 13 वाला इंडेक्स रेपिटेट हुआ है ना, रेपिटेट हुआ है। तो अब अगर मैं इसमें 97 ऐड कर दूं, है ना, दोनों में 97 ऐड कर दूं और इसको करेक्टर में कन्वर्ट कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मुझे वो करेक्टर मिल जाएगा कि जो 1 से ज्यादा बार है ना, कि ये 2 करेक्टर्स हैं जो 1 से ज्यादा बार है, ठीक है। कितनी बार है वो हमने फाइंड आउट कर लिया कि भैया 2 बार है, 2 बार है। तो अगर इसको मैं पाइथन में दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको सी में दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करेक्टर में, अगर पाइथन की बात करें तो वहां पे करेक्टर है, ठीक है। करेक्टर में जब मैंने कन्वर्ट किया, किसको करना है, 8 + 97 को, है ना। तो 8 + 97 को जब मैं करेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो आई निकल के आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या था, 13 + 97 है ना, 13 + 97, तो एन आ रहा है। यानी कि ये दो जो करेक्टर्स हैं, ये कहता रेपिटेट हुए हैं, लेकिन कितनी बार हुए हैं, है ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। तो कहता है ये जो रेपिटेट हुए हैं ये 2 बार हुए हैं। तो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हैश टेबल। तो ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन दिखने में लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमने क्या किया, हमने एक एरे ले लिया और एरे को ट्रीट कर रहे हैं एज ए हैश टेबल, ठीक है जी, लाइक ए इंडेक्स टेबल। तो यहाँ पे जो लॉजिक है, लॉजिक बड़ा आसान है, हार्डली मैटर ऑफ 5 to 10 लाइंस कोड ओनली। लेकिन क्वेश्चन देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, फाइंडिंग द डुप्लीकेट स्ट्रिंग्स इन फाइंडिंग ऑफ डुप्लीकेट ऑफ स्ट्रिंग्स विद हैश टेबल। यही काम सेम हो जाता है, यही काम मुझे याद नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, हो जाता है बिटवाइज ऑपरेटर के साथ, बिटवाइज ऑपरेटर के साथ। यू कैन चेक इट आउट ऑन द इंटरनेट, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं सोल्यूशन, लेकिन मैं भूल चुका हूं वो सोल्यूशन, आपको सच बताऊं। हाँ, मुझे याद आएगा तो डेफिनेटली आई विल कवर दैट एज वेल। लेकिन हाँ, ये जो है हैश टेबल से इस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर बिटवाइज ऑपरेटर में करना है तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो बिटवाइज 127 मोस्ट सिग्निफिकेंट भी, लीस्ट सिग्निफिकेंट भी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर आपने क्या किया, इसको आइटरेट किया, उसकी स्काई वैल्यू के साथ खेला। अब आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, आप करोगे ना सिंपल वैल्यू, फॉर एग्जांपल a of 2 - 97, तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। जो जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, 110 - 97 दैट इज 13, क्योंकि A2 पे क्या पड़ा है, A2 पे 110 पड़ा है, ठीक है ना, 110 - 97, ठीक है ना। तो आपको ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा, 13 आउटपुट मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये लिखना, और यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी, आई जाएगी। और आई कैसे आइटरेट होगा, फॉर लूप से। फॉर लूप कब तक चलेगी, जब तक /0 नहीं आ जाता, एक तो इसको आइटरेट करती जाएगी, फिर उसके बाद
जो भी वैल्यू आती जाएगी वो यहाँ पे हम डालते जाएंगे, फिर उसके थ्रू हम उसको रिवर्स करेंगे, जो हमने पहले माइनस किया है अब हम उसमें प्लस कर देंगे। जब हम प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली, है ना, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको वो एग्जैक्ट मिल जाएगा कि भैया जो आपका डिफरेंस आया है उसमें अपने को क्या करना है, जो इंडेक्स आया है, जो इंडेक्स की वैल्यू एक से बड़ी है ना, एक से बड़ी है, ठीक है ना, जो इंडेक्स की वैल्यू एक से बड़ी है, हम उसको अब क्या करना है, कहता है उसकी जो इंडेक्स नंबर है उसमें 97 जोड़ के जो हमें करेक्टर मिलेगा उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दे, दैट्स इट। वाइस वर्सा, पहले हमने माइनस करके डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है, अब जो डिफरेंस आया उसमें 97 ऐड करके, लेकिन किस वाले को, वही वाले को जिसकी हैश टेबल में वैल्यू एक से बड़ी है। बड़ा आसान सा और बड़ा प्यारा सा लॉजिक है, बड़ा यूजफुल लॉजिक है, फाइंडिंग द डुप्लीकेट फ्रॉम ए स्ट्रिंग विद हैश टेबल। तो ये तरीका है। तो अभी आपको किसी को इसके लॉजिक में डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ जी, अगर किसी को इस लॉजिक में डाउट है तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, प्लीज लेट मी नो बिफोर प्रोसीड फर्दर। तो मैं अभी आपको इसका कोड दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, अभी पूछ लो एक डाउट अगर है, फिर बाद में मत कहियो कि सर हमें तो डाउट था। ओके गुड, नो वन हैविंग नो डाउट। ओके सो अब इसका कोड देखते हैं, कोड कैसे बनेगा, ठीक है, इसका कोड एंजॉय करते हैं। तो कोड बड़ा आसान सा है, हमने वो कॉन्सेप्ट समझा, अभी हमें मैथमेटिक्स पता लग गया, इसके पीछे का जो यंत्र है वो क्या है, वो सिर्फ प्लस माइनस है और आइट्रेट करना है, दैट्स इट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंट मेन ले रहा हूँ, ठीक है जी, ये मैंने एक पता ही है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कैर एरे ले रहा हूँ, ठीक है जी, कैर एरे, जिसका जो 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 मैंने रखा है दैट इज द फाइंडिंग। ओके, तो इसके अंदर आपकी ये फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक इंट ले रहा हूँ, इंट h दैट इज द हैश टेबल, ठीक है जी, यहाँ पे जो साइज जाएगा वो 26 जाएगा और मैं इसको जीरोस के साथ फिल कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये सारा डेट एरे है जो जीरोस के साथ फिल हो गया, ठीक है, और साथ में ले रहा हूँ आई, ठीक है, आई फॉर आइट्रेटिंग, ठीक है ना, आई को जो हम आगे आइट्रेट करेंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, उसको आइट्रेट करना है, तो मैं फोर लूप लगा रहा हूँ, फोर, ठीक है जी, आई इज इक्वल टू 0, a of i not equals to नल करेक्टर, हमें पता है कि एंड में नल आता है, ठीक है जी, i प्लस प्लस। तो ये एक लूप चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक i a पूरा आइट्रेट नहीं हो जाता और एंड में नल आपको नहीं मिल जाता, तब तक हम i को आइट्रेट करते रहेंगे, ठीक है ना। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये हम कर चुके हैं जब हमने स्ट्रिंग किया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं h टेबल, ओके, दैट इज योर, हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है, कोई अनम्यूट हुआ है कोई, ठीक है, a ऑफ i, ओके, -97, ठीक है जी, प्लस इक्वल्स टू 1। अब देखो ये क्या किया मैंने, अब मेरे पास आपको पता है वो h टेबल था, है ना, h टेबल था, तो h टेबल में मैंने क्या किया, लेट्स सपोज आपकी जो वैल्यू है i की वो 0 है, तो 0 इंडेक्स पे अपने पास f पड़ा है, ठीक है। अब f के अंदर मैं 97 को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है जी, 97 को माइनस करके मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस इक्वल टू 1 कर रहा हूँ। तो यानी कि ये जो मेरे पास इंडेक्स निकल के आया है, ये कितना इंडेक्स निकल के आएगा, ये a ऑफ i पे f पड़ा है ना, स्टार्टिंग वाला जो सबसे पहला इंडेक्स f है, i की वैल्यू कितनी है, लेट्स सपोज 0 है, यानी कि a ऑफ 0 सबसे पहले हुआ, उसकी जो वैल्यू है वो f है, और f का जो अस्काई वैल्यू दैट इज 102 माइनस 97, तो ये फाइनली अपने पास क्या बना, h ऑफ 5, ठीक है ना। h ऑफ 5 में स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो उसने क्या किया, h ऑफ 5 इज इक्वल टू h ऑफ 5 प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 उसने करके वहां पे जो पहला इंडेक्स था, है ना, यानी कि जो f वाला इंडेक्स था, 5 इंडेक्स था, उसने उस पे 1 कर दिया, ठीक है। फिर ये लूप चला 1 के लिए, अब यहाँ पे वैल्यू 1 होगी, अब 1 पे क्या पड़ा है, a ऑफ 1 पे क्या पड़ा है, i पड़ा है, उसने i को उठाया, सेम लॉजिक प्रोसेस किया और जो वैल्यू 0 थी वो 1 कर दी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये करता गया, जहां पे वैल्यू 0 थी वहां पे 1 कर दी, और जहां पे रिपीट हुआ वर्ड वहां पे 1 थी, वहां पे 1 प्लस 1 उसने क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। तो ये लूप का काम सिर्फ इतना था, इस लूप का जो रोल है वो खत्म हो चुका है,
दैट्स इट। देखो कितनी आसान सी लूप है, कुछ भी नहीं किया हमने, एच टेबल को डिफाइन किया और डिफाइन में उसके लॉजिक के साथ खेला, और जहां पे 0 0 था और जो जो वर्ड आ रहा था, क्योंकि सब कुछ तो 0 था, लेकिन अगर मैं देखूं तो सब कुछ 0 था, एफ में 1 था, ठीक है, फिर उसके बाद लेट्स सपोज आई में 1 हो गया, फिर आई दोबारा से फिर आया तो आई में 2 हो गया, अगर फिर से आता तो 3 हो जाता, अगर फिर से आता तो 4 हो जाता, ठीक है। तो उसने क्या किया, जहां जहां पे जो जो वर्ड आता गया उसमें एक एक इंक्रीमेंट करता गया, ठीक है। ये तो हो गया इसका बड़ा आसान सा लॉजिक, ये देखो कुछ भी नहीं, एक लूप का काम है। अब दूसरा काम क्या है कि हमें पता करना है, अब जब पता करना है तो बी से आपको चलना पड़ेगा, है ना। तो एफ फॉर आई इज इक्वल टू 0, तो 0 से लेकर के आई लेस देन 26 तक आप चले, ठीक है ना, लेस देन 26, यानी कि अब ओबीएस है, अगर 26 चल रहा हूं तो 0 से 25 चल रहा हूं और एच को लेके प्रोसेस करूंगा। अब अगर इस केस में इफ, है ना, इफ एच ऑफ आई, है ना, ग्रेटर देन 1, अगर तो एच ऑफ आई ग्रेटर देन 1 आती है, जहां पे भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, तो अपने को क्या करना है, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, ठीक है जी, परसेंटेज सी, ओके, परसेंटेज सी, उसमें क्या करना है, अब सिंपल सी बात है, आई प्लस 97 प्लस 97 प्लस 5 कितना हो गया, 102, 102 को किस में कन्वर्ट कर दे, कहता करेक्टर में कन्वर्ट कर दे, लेकिन एफ की वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास, कौन सी वैल्यू आएगी, हमारे पास आई की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, आई की वैल्यू। तो आई का जो डिफरेंस आया था अपने पास वो कितना था, 8 था, ठीक है ना, यानी कि आई की वैल्यू 8 है, 8 प्लस 97, ठीक है जी, 8 प्लस 97, तो वो आपका बन चुका है 105, ओके। तो 105 के ऊपर क्या है, कहता 105 के ऊपर, कहता उसको कन्वर्ट कर दे करेक्टर में, तो उसकी स्काई वैल्यू को जब हम करेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, आई निकल के आएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने देखना है कितनी बार आया है, तो वो तो सिंपल ही है, आपको सिर्फ आई की वैल्यू को देखना है, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू जी कहता 2 है तो वो 2 है, ठीक है, अगर वो 4 है तो कहता वो 4 है, दैट्स इट। तो आई की वैल्यू एच ऑफ आई, दैट्स इट, लो जी, एच ऑफ आई, यानी कि अगर दो, अगर 5 पे है, यानी कि अगर मैं पिछले एरे में जाऊं तो मेरा 8 पे 2 वैल्यू थी, एच ऑफ 8 2 वैल्यू थी, ठीक है, एच ऑफ 13 2 वैल्यू थी, तो एच ऑफ 8 मेरी यहाँ पे 2 बना था इंडेक्स में, एच ऑफ 13 यहाँ पे अपना 2 बना था, तो ठीक है। तो एच ऑफ आई, एच ऑफ आई कितना, 8, और 8 पे कितनी वैल्यू पड़ी है, 2 पड़ी है, ठीक है। एच ऑफ 13, 13 पे कितना पड़ा है, 2, तो कहता है 2 2 बार, यानी कि जो आई है वो 2 बार है, जो एन है वो 2 बार है। तो दिस वन इज वेरी स्मॉल लॉजिक, देखो कितना आसान सा लॉजिक है, हार्डली 10 लाइन ऑफ कोड, दैट्स इट, एंड योर रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये आपका छोटा सा कोड था, फाइंडिंग द डुप्लीकेट इन स्ट्रिंग विद हैश टेबल। तो किसी को कोई क्वेश्चन है इसको लॉजिक में तो प्लीज लेट मी नो। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन। देखो अगर उसका लॉजिक समझ आ जाए ना, फिर कोड समझना बड़ा आसान हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी भाई, क्लियर है कॉन्सेप्ट, हाँ जी क्लियर है। यस सर। यस सर। हाँ। गुड गुड गुड। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल, आपको अगर 1 मिनट लेना है इसको टाइप करने में तो करके अपने पास रख लो, ठीक है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आप प्रैक्टिकल इसका आप खुद इंप्लीमेंट कर लोगे, क्योंकि मैंने पूरा कोड लिख रहा हूँ, तो मैं यही मान के चलता हूँ कि जो कोड मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आप लोग उसको अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो, मैं आपको 1 या 2 मिनट दे रहा हूँ, आप इसको टाइप कर लो या इसकी फोटो क्लिक कर लो, या आप इसको अपने हाथ से टाइप ना करो क्योंकि टाइप करने में टाइम लगेगा, आप इसको कॉपी और पेन पे नोट कर लो, ठीक है। एक बार सूडो कोड से आपको पता लगे, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू गाइस विल डूइंग प्रैक्टिकल व्हाटएवर द कोड आई एम राइटिंग ओवर हियर, क्योंकि मैं पूरा का पूरा कोड लिख रहा हूँ, मैं सूडो कोड नहीं लिख रहा, मैं पूरा एग्जैक्ट फॉर्मेट में कोड लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको टाइप करने बैठ गया तो आप हमारा 15-20 मिनट तो एक कोड को टाइप और इंप्लीमेंट करने में ही जाया चला जाएगा, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू गाइस आर doing the practical on your behalf, okay, whatever code I am writing over here, because I am writing the exact code and I am implementing that code line by line, okay। So मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, इसको फटाफट से नोट कर लो, नहीं तो आप इसकी फोटो क्लिक कर सकते हो जिसको फोटो क्लिक करनी है।
Okay, so I am rubbing it. I hope you guys noted it out. Okay, so अगला क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए है, नॉट फॉर मी। अब मैं आपको 5 मिनट दूंगा एंड यू आर सपोज टू टेल मी द आंसर फॉर द सेम एंड द लॉजिक फॉर द सेम। चेक फॉर एनाग्राम्स, राइट ए प्रोग्राम, चेक फॉर एनाग्राम। अब एनाग्राम क्या होता है? लेट्स सपोज दिस वन इज द वन स्ट्रिंग। ओके, ये एक स्ट्रिंग है, डी ई सी आई एम ए एल स्लैश 0। ओके, एंड जो दूसरी स्ट्रिंग है वो ये है, that was the MEDICAL। ओके, दूसरी स्ट्रिंग अपने पास ये है, डेसिमल एंड मेडिकल। अब देखो, डी है, डी है, ई है, ई है, सी है, सी है, एम है, एम है, आई है, आई है, ए है, ए है, एल है, एल है। ठीक है जी, तो ये एनाग्राम्स होती हैं। अब इसमें हमें ये नहीं चेक चेक करना कि दोनों स्ट्रिंग सेम है कि नहीं है, ये हम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें चेक करना है वो क्या चेक करना है कि आर बोथ ऑफ एनाग्राम और नोट, कि ये दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम है तो है। तो इसके लिए जो रूल है वो ये है कि पहले तो दोनों का साइज जो है वो सेम होना चाहिए, है ना। साइज अगर सेम है तभी ये एनाग्राम होगी, अदरवाइज ये एनाग्राम नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो ये इसका मेन रूल है। तो हमें पता है कि साइज हमें कैसे चेक करना है, क्योंकि ये भी कोड हम बना चुके हैं, तो वो कोड मैं कवर नहीं करने वाला इसमें। ठीक है, वो कोड आप ही कवर करोगे, क्योंकि ये हम चेक कर चुके हैं दोनों स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि अपने को लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो वो हम अज्यूम करके चलेंगे इस कोड के अंदर कि हमें पता है। ठीक है जी। और दूसरी चीज क्या होती है कि अब इसमें वर्ड टू वर्ड मैच नहीं करना, अपने को जो मैचिंग करनी है वो ये मैच करनी है कि क्या इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में डी डी आया था कि नहीं, क्या ई ई है कि नहीं है। मान के चलो डी आया, आ गया, ठीक है, ई आ गया, आ गया, ठीक है, दोनों को हम मैच कर रहे हैं। सी आ गया, आई आ गया, आ गया, एंड सो ऑन। मान के चलो यहाँ पे के हो जाता, है ना, यहाँ पे मान के चलो कहीं पे भी के हो जाता या एक्स हो जाता, तो वो स्ट्रिंग है नहीं थी, उसी टाइम पे वो क्या हो जाती, लूप ब्रेक हो जाती। ठीक है ना, उसी टाइम पे वो लूप हो जाती ब्रेक। ठीक है, तो इसमें आपको मैं हिंट दे रहा हूं, इसमें कंसेप्ट वही यूज होगा आपका हैश टेबल। ठीक है जी, इसमें कंसेप्ट आपका सही यूज होगा हैश टेबल, क्योंकि ये एंड ऑपरेटर से नहीं हो पाता। ठीक है, ये एंड ऑपरेटर से नहीं हो पाएगा। ठीक है, एपोरेट नहीं हो पाएगा बिटवाइज एंड से, ये सिर्फ हैश टेबल से ही होता है। ठीक है, तो एनाग्राम यू आर सपोज टू फाइंड वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज एनाग्राम और नॉट। तो ये आपका कोड है, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। मैंने पिछला लॉजिक आपको समझाया है, उसी लॉजिक पे ही है इसका लॉजिक 90%। ठीक है, तो मेरे पास जो अभी टाइम हुए 10:40 हुए हैं, आई विल कम बैक टू यू गाइज एट 10:45 एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 1 or 2 स्टूडेंट विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। डोंट डू गूगल। ठीक है, गूगल नहीं करना, मुझे नहीं पता गूगल पे है कि नहीं है, लेकिन आपको गूगल नहीं करना है। ठीक है जी। ओके, सो डू इट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अगर किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। द क्वेश्चन इज चेक द स्ट्रिंग फॉर द एनाग्राम और नॉट। आई विल कम बैक टू यू गाइस एज 10:45। अगर किसी को क्वेश्चन है इन द मीन वाइल, ही और शी कैन आस्क।
हाँ जी भाई, हाँ जी, किसी ने किया? हाँ जी, किसी ने किया? प्लीज एनीवन? हाँ जी, प्लीज एनीवन, एटलीस्ट से यस और नो। यस सर, ट्राई किया। हाँ जी पूजा, जरा दिखाओ फिर आपने क्या किया कोड जरा। सर मैं एक्सप्लेन कर दूं? हाँ एक्सप्लेन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सर पहले तो 2 स्ट्रिंग्स डिफाइन किए, फिर मैंने उनको उनके कैरेक्टर्स के लिए 2 हैश मैप्स भी डिफाइन किए, H1 और H2। फिर मैंने H1 एंड H2 यस सर, को करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे भी हो सकता था। मैं भी लिख रहा हूँ। सर मैंने दोनों के हैश चलो हाँ मतलब ठीक है, करो करो, हाँ दिखाओ। दो अलग अलग आपने हैश टेबल्स ले लिए। हाँ। यस सर, तेरे फिर गाँव में चल के आया एक हैश टेबल एक स्ट्रिंग के लिए यूज किया और दूसरा दूसरे स्ट्रिंग के लिए यूज किया। उसमें उसकी वैल्यूज अपग्रेड करती गई और लास्ट में एक लूप चलाया जिसमें ये चेक करेगा कि अगर दोनों हैश टेबल्स की वैल्यूज सेम है तो चलता रहेगा, वरना फिर वहीं पे ब्रेक हो जाएगा और शो कर देगा कि एनाग्राम नहीं है। अच्छा चलो, अब मुझे नहीं पता है ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन गुड है एटलीस्ट आपने सोचा, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो एनीवन एल्स, और किसने एक तो अपने आप को फिर पूजा म्यूट कर लो जी, डिस्टरबेंस आ रही है। ओके, तो एनीवन एल्स जिसने ट्राई किया हो और वो बताना चाहता हो कि आपने क्या किया, है ना, एटलीस्ट थोड़ा सा, अगर कोई भी बंदा बताना चाहता हो। यस सर, आई हैव ट्राइड। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर मैंने एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लिया हम्म और सर स्ट्रिंग में जो भी फर्स्ट स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स थे उनकी स्काई वैल्यू पर वो इंडेक्स पे मैंने इंक्रीमेंट कर दिए एक एक वैल्यू, पहले इनिशियलाइज किया था 0 से। सर फिर उसके कैरेक्टर्स देख के उनकी स्काई वैल्यू के इंडेक्स पे मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। सर फिर जब सेकंड स्ट्रिंग पे चेक किया तो जो जो भी कैरेक्टर्स थे उन सबके इंडेक्स पे डिक्रीमेंट कर दिया। सर एंड में मैंने चेक किया कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी एरे था उसकी सारी वैल्यूज 0 हैं अगर तो सर ये एनाग्राम है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, काफी हद तक लॉजिक ठीक है। हाँ जी, एनीवन एल्स, और किसी ने ट्राई किया हो और वो बताना चाहता हो? हाँ जी, एनीवन, कोई और बताना चाहता हो, किसी ने ट्राई किया हो और वो? ओके चलो, तो सबसे पहला तो आपको पता है एनाग्राम क्या है, तो मैं अब उस पर नहीं जा रहा। और कब होगी? जब साइज सेम होगा, ठीक है। और एनाग्राम क्या है कि अगर यहाँ पे कुछ है तो वहां पे भी वो होना चाहिए सेम, ठीक है ना, लेंथ भी सेम और इसका साइज शुड बी सेम। So same concept that I'm taking this hash array, okay, hash table. You can say the hash array as well. So same 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ओके, तो मैं ले रहा हूँ 17, लेकिन ये पूरा आएगा 26 तक, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को लगता है अपना काम इसी में बन जाएगा। So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन। ओके, सो मैंने ये ले लिया। अब ये पहली स्ट्रिंग है डेसिमल, है ना, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ORD ऑफ, ठीक है जी, ये D, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ D, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है? तो कहता है इसका ऑर्डर 100 है, तो इसका ऑर्डर अपने पास आएगा 100।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ई का आएगा 101, ठीक है, ABCDE। सी का आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 99, ठीक है। ई का हमने पहले ही कैलकुलेट किया था, वो था आई सपोज 105, ठीक है जी। एम का आपका बनेगा, तो एम का एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। एम का जो ऑर्डर है वो है 109, ओके, तो ये 109 है। ए का ऑर्डर आपको पता ही है 97 है। एल का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए एल एम, तो यहाँ पे जो एल का अपना ऑर्डर है वो ये है 108, ठीक है जी। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये अपने पास, ये अपने लॉजिक के लिए है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता है कितना है, क्योंकि ये तो सिस्टम खुद बताएगा, खुद वो चेक कर लेगा, आपको इसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अब क्या किया, तो 97, ओके, सेम कॉन्सेप्ट, 100 माइनस 97, ठीक है ना, तो जो मेरे पास निकल के आया वो 3 आया, ठीक है। फिर 101 माइनस 97, ये कितना आया अपने पास, सॉरी 101 माइनस 97, है ना, तो ये कितना आया, 4 आया आई सपोज, है ना, 4 है, ठीक है। ये कितना आया, ये 99 माइनस 97 2 आया, ठीक है जी। ये कितना आया अपने पास, 5 और 97, 5 और 3 8, ये 8 आ गया, ठीक है जी। 109, ये आ गया अपना 97, 9 और 3 12 आ गया, ठीक है जी। कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, लेकिन ये कैलकुलेशन अपने आप होंगी, ठीक है, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसके बाद आपका जो आया है वो 0 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आया है वो कितना आया आपका, 108 माइनस 97, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 और 3 उसके 11, तो ये 11 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास एरे का इंडेक्सेस मेरे पास निकल आए कि जहां जहां मुझे 1 करना है, तो लॉजिक वही है, ठीक है ना। तो जहां जहां मुझे 90, आधा लॉजिक तो वही हो गया अपना, जहां जहां अपने को 1 करना है, तो कहता एक तो कर दो जी 0 पोजीशन पे 1, ठीक है। अब एक कर दो आप 3rd पोजीशन पे 1, ठीक है जी। एक कर दो आप 4th पे भी 1 कर दो, ठीक है जी। अब आप 2 पे भी 1 कर दो, ठीक है जी। अब आप 8 पे भी 1 कर दो, अब आप 12 पे भी 1 कर दो, अब आप 0 तो हमने कर दिया, 11 पे भी 1 कर दो, तो ये 1 1 आ चुका है, ठीक है ना। पहली स्ट्रिंग का हमने देख लिया, ओके, these are available over here। तो ये तो अपना काम हो गया जी, है ना। अब मुझे क्या करना है, बी को आइटरेट करना है ना, बी को आइटरेट करना है। तो एम है, ठीक है ना, तो एम का कितना था, 12 था, तो 12 पे गए। अब यहां पे हमने किया 1 माइनस 1, कितना हो गया, 0। वहां पे हम प्लस कर रहे थे, यहां पे हम माइनस कर रहे हैं, तो यहां पे आ गया 0, ठीक है ना, ठीक है। अब उसके बाद हम गए ई पे, है ना, ई का कितना था 4 इंडेक्स है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम डी पे गए, अच्छा जी, डी का कितना है, डी का हमने निकाला हुआ यहाँ पे, दैट इज द 3, तो 3 पे गए, 1 माइनस 1 0, ठीक है जी। उसके बाद हम आई पे आए, आई का हमने निकाला था कितना, 8 है, तो 8 पे हम आए, 8 पे 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद हम, उसके बाद 12 वाला उसके बाद हम सी वाला देखें, तो सी हमने निकाला था 2, तो 1 माइनस 1 0, ठीक है जी। वहां पे प्लस कर रहे थे, यहाँ पे 1 करना है, ठीक है। ए हमने देखा है, तो ए वाले पे गए 0, क्योंकि ए इसमें है। एल में गए तो एल भी इसमें है, तो 0 हो गया, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो सारे एरे की वैल्यू, है ना, सारे एरे की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, है ना, सारे एरे की वैल्यू 0 होगी। अगर मान के चलो कि मैच नहीं होता, है ना, मान के चलो यहाँ पे, मान के चलो, चलो यहाँ पे के आ जाता, तो यहाँ पे मैच नहीं होता, तो यहाँ पे मैच नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैच नहीं होता, तो इसका मतलब वो, उसकी वैल्यू 0 नहीं हुई, तो उसकी वैल्यू माइनस में आ जाती। अगर ऊपर वाली स्ट्रिंग में के होता और यहाँ पे एल होता, तो उसकी वैल्यू किस में जाती है, उसकी वैल्यू माइनस माइनस में जाती, क्योंकि 0 माइनस 1 कितना हो जाता है, -1, है ना। तो जहां पे वैल्यू -1 में आ गई, जहां पे वैल्यू -1 में आ गई, ठीक है, वहीं पे लूप को कर दो ब्रेक, तो ये तो एक फंडा बन जाएगा कि जहां पे वैल्यू -1 में आ गई, वहीं पे लूप को कर दो ब्रेक। ये काम करेगा, ये तो स्ट्रिंग है, ये काम उसके लिए भी करेगा अगर मान के चलो ये होती स्ट्रिंग DECIMAAL, है ना, ए 2 बार है, तो यहां पे भी मान के चलो MEDICAAL, है ना, तो यहां पे भी ए है, तो ये दोनों के लिए काम करता, दोनों के लिए कोड, दोनों के लिए काम करेगा, यू डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। क्योंकि इस केस में भी 2 बार बढ़ता, 2 बार घट होता, तो 2 माइनस 2 0 हो जाता, ठीक है। अगर एक वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती तो 0 माइनस 1 होता, -1 आ जाता, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं,
तो अगर कहीं पे भी एरे की वैल्यू -1 आती है ना, माइनस वैल्यू आती है कहीं पे भी, मान के चलो यहाँ पे k था तो मान के चलो मैं 15 लेके चल रहा हूं, तो यहाँ पे 0 होता तो मैं माइनस कर रहा था 0 -1 तो यहाँ पे वैल्यू -1 आ गई। अगर पूरे एरे में कहीं पे भी वैल्यू -1 है तो इसका मतलब वो एनाग्राम नहीं हो सकती। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 ये है कि आपको पहले तो इसका साइज सेम होना चाहिए, ये जरूरी है, तभी वो एनाग्राम होगी, अदरवाइज वो एनाग्राम होगी नहीं। तो आपको वो कोड बनाना है लेंथ कैलकुलेट करने का दोनों स्ट्रिंग का, अगर दोनों की लेंथ सेम है then you are proceed for this logic, otherwise you simply say the length of the string is are not same, so this cannot be the anagram। ठीक है, और इसके अंदर अब ये कोड है, अब कोड का हमें मैथमेटिक्स समझ आ गया, उसका लॉजिक समझ आ गया, प्लस माइनस ही है। अगर कहीं पे भी पूरे आपके एच टेबल में, ठीक है ना, इस एच एरे में -1 आता है तो उसके बाद आपको आगे जाने की जरूरत नहीं। मान के चलो यहाँ पे आपका -1 आ गया, ठीक है, एक में यानी कि ए है, दूसरी में ए नहीं है, तो यहाँ पे -1 आ गया, तो इस सारे को चेक करने की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी, तो नो नीड टू प्रोसीड फर्दर। वहीं पे लूप को ब्रेक कर दो और बोल दो कि भैया कि ये एनाग्राम कभी हो ही नहीं सकती। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना है आपने। वहां पे हमने प्लस करते गए थे क्योंकि हमें फाइंड आउट करना था रेपिटेशन कितनी बार है, लेकिन यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि क्या जो इसमें वैल्यूज हैं वो इसी के वैल्यू, इसमें वो सेम वैल्यूज हैं कि नहीं है। अगर इसमें ए 2 बार है तो क्या इसमें 2 बार है, अगर तो इसमें दोनों में 2 2 बार होगा तो 2 - 2 करके वो 0 हो जाएगा, अगर 4 बार भी होगा तो 4 - 4 करके वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो ये लॉजिक है इसका, क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज एक एक बार आ रही थी तो हमने एक एक फिल कर दिया पहले। अब दूसरे में हम चेक कर रहे हैं कि अगर उसकी और उसकी वैल्यू 0 से एक बार भी माइनस हो रही है, मतलब 0 से एक बार भी नीचे आ रही है, तो इट्स मीन दिस कैन नॉट बी द एनाग्राम। ठीक है, तो ये एनाग्राम कभी हो ही नहीं सकता। चलो, तो अब ये तो हमें पता लग गया कि इसका हमें वहां पे प्लस करना था और यहाँ पे हमने माइनस करना था। लॉजिक इसका ऑलमोस्ट 90% सेम ही है। ठीक है, तो अपने क्या किया, इंट मेन, ठीक है जी, इंट मेन, तो ये हमने एक इंटीजर आई ले लिया, ठीक है जी, एक इंट हमने एच टेबल ले लिया, ठीक है जी, उसको फिल कर दिया 0 से, आप थोड़ी सी ऐसे, ठीक है, तो ये 0 से ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 से फिल हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कैर ऑफ ए, ठीक है जी, कैर और ए दैट इज द डेसिमल, ठीक है जी, कैर ऑफ बी दैट इज द डेसिमल। अब आपने लेंथ कैलकुलेट के फंक्शन बना लो जो लेंथ आपको रिटर्न कर देगा इफ, है ना, अगर तो ए एंड बी, यानी कि इसकी लेंथ और 5 है, उसकी लेंथ ऑफ ए डबल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी, है ना, अगर तो ये दोनों बराबर हैं, अगर तो ये दोनों बराबर हैं देन यू आर सपोज टू प्रोसीड इट, ये फंक्शन से उधर से वैल्यू आएगी। अगर दोनों बराबर नहीं है तो एल्स पार्ट में चले जाओ और वहां बोल दो कि इट इज नॉट वैलिड, काइंडली चेक द लेंथ फॉर बोथ ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो ये मैं रब कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके मेन लॉजिक की। और मेन लॉजिक क्या है, ये तो फोर वही है लॉजिक, तो ठीक है ना, फोर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, ए ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है ना, अब उसके बाद आई प्लस प्लस। चलो जी, ये तो लॉजिक हो गया। अब उसमें वही है एच ऑफ दिस वन ए ऑफ आई -97 प्लस इक्वल्स टू 1, तो हमने 1 1 फिल कर दिया जहां पे भी वो फर्स्ट में वैल्यू है। अब हम बात कर रहे हैं चेकिंग की, है ना, तो मैं एक और लूप चला रहा हूँ, फोर आई इज इक्वल टू 0, और मैं बी को ले रहा हूँ, बी ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने आई प्लस प्लस किया। अब यहाँ पे हमने वही काम किया, एच ऑफ ए ऑफ योर आई -97, ठीक है जी, माइनस इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। अब उसके बाद इफ एच ऑफ योर ए ऑफ आई -97, ठीक है जी, लेस देन 0, जहां पे भी लेस देन 0 हो जाता है ना, लेस देन 0 हो जाता है, इमीडिएटली प्रिंट एफ नॉट एनाग्राम, ठीक है जी, आपको प्रिंट करना है नोट एनाग्राम और लूप को ब्रेक ही कर दो, दैट्स इट, तो लूप को आपकी ब्रेक होगी। तो ये आपका छोटा सा लॉजिक है, यहाँ वैल्यू 0 से कम आ जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे भी वैल्यू 0 से कम आ रही है, तो यू कैन सिंपली से ओके दिस कैन नॉट बी एनाग्राम एंड लूप को कर दो ब्रेक। ये लूप खत्म होने के बाद अगर ये लूप सक्सेसफुली चली है ना, तो जो एंड है वो नल हो चुका है। अगर तो बी ऑफ आई यानी कि वो पूरा आइटरेट कर चुका है, अगर तो बी ऑफ आई, ठीक है, ये नल के बराबर है तो प्रिंट कर दो एनाग्राम, ठीक है ना। तो ये आपका छोटा सा लॉजिक है, ये लूप के बाहर आएगा। तो ये एक फॉर लूप है, इसमें हम चेक कर लॉजिक बना रहे हैं, अगर उसको हम एक माइनस कर रहे हैं अब की बार, ठीक है ना, अब की बार हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस किया
तो जैसे ही वो 0 से कम आई, कोई भी वहां पे एक ही वैल्यू 0 से कम आती है, तो यू सिंपली से इट ओके दिस वन इज नॉट ए एनाग्राम। तो ये छोटा सा आपका लॉजिक है जो आपको ध्यान में रखना है। दैट्स इट, दैट्स इट। ये आपका लॉजिक है जो एनाग्राम के लिए काम करेगा। इट विल वर्क 100%। तो ये 100% आपका वैलिड लॉजिक है जो बताएगा कि हमें एनाग्राम है कि नहीं है। लेकिन इसका जो मैथमेटिक्स फंडा है वो वही है, वो वही है, ठीक है ना, वो आपका वही है, मैथमेटिक्स फंडा आपका सारा वही है। यहाँ पे आपने करना है माइनस, वहां पे हमने किया था, आपको पता है क्या किया था, हमने वहां पे किया था प्लस, क्योंकि वहां पे हमें काउंट करना था कितनी बार है। यहाँ पे हमें देखना है कि कोई वैल्यू 0 से नीचे तो नहीं गई आफ्टर आइटरेटिंग बोथ ऑफ दिस थिंग। अगर कोई वैल्यू 0 से नीचे जा रही है तो आपको क्या करना है, आपको उसी टाइम पे लूप को आगे चलने ही नहीं देना, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो रिसेंटली मेरे किसी स्टूडेंट को इंटरव्यू में पूछे गए थे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट, जो इसके पीछे लॉजिक है वो आपको समझ आ गया होगा, आई सपोज, ठीक है। तो अभी आपके लिए जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने इसको रन करना है, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट you guys will make it on computer, okay, and enjoy the output. I am proceeding further. I think we should proceed further now. This concept is clear to everyone. हाँ जी, clear है, ये concept clear है सबको? हाँ जी, please just raise your hand अगर आपका ये clear है तो। हाँ जी, please, अगर आपको एटलीस्ट 50 to 60% भी समझ आ गया तो जस्ट रेज योर हैंड्स। चलो ठीक है जी, बस कम बच्चों ने खड़ा किया है, तो एक बार इसको प्लीज मेरी रिकॉर्डिंग को देख लेना, ठीक है। एक बार आप अगर आपको कोई डाउट है तो इस रिकॉर्डिंग्स को एक बार गो थ्रू कर लेना। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द लिटिल डेटा स्ट्रक्चर पार्ट। ओके, तो हम जो मूव कर रहे हैं वो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो उसमें जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है, आपका लिंक लिस्ट, ठीक है। थोड़ा सा काम घुमा के है लेकिन टफ नहीं है, ठीक है। इसमें सारा जो रोल है वो स्ट्रक्चर्स का ही रोल है, ठीक है, स्ट्रक्चर का ही रोल है। हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा था इन डेप्थ, कैसे स्ट्रक्चर रिटर्न होता है ना, फंक्शन कैसे पास होता है, आप कैसे उसको रिटर्न भी करवा सकते हो, तो वो सब चीजें माइट भी इसको इस कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे। स्ट्रक्चर तो इसमें यूज होगा ही होगा और डायनेमिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज होगा ही होगा, ठीक है। चलो, तो अब मैं थोड़ा सा इसको लेके आगे बढ़ रहा हूं। तो अपने पास जो है, ठीक है ना, अपने पास जो है आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है जी। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर एक तो आपका आ जाता है लिस्ट, ठीक है जी, और एक और आपका आ जाता है फाइल्स। तो ये दो दो आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर भी दो चीजें हैं, एक तो लीनियर है, एक तो नॉन लीनियर है, ठीक है जी, लीनियर डेटा टाइप एंड नॉन लीनियर डेटा टाइप। अगर मैं लीनियर की बात करूं तो इसमें भी दो चीजें हैं, स्टैक एंड क्यू, ठीक है जी। अगर मैं नॉन लीनियर की बात करूं तो इसमें क्या है, ट्री एंड ग्राफ्स, ठीक है जी। तो अगर मैं कैटेगराइज करूं इन डेटा टाइप्स को, तो अपने पास ये है यूज बिल्ड इन, तो आपको पता ही है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, है ना। तो यूजर डिफाइन भी आपको पता ही है, एरे है, एरे है, और एक तो आपका यूजर डिफाइन के अंदर एरे आ गया और एक यूजर डिफाइन के अंदर आपका आ गया लिस्ट और फाइल्स आ गई, ठीक है। तो ये आपके लिस्ट के अंदर भी है लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर के अंदर स्टैक है, ठीक है, नॉन लीनियर के अंदर क्यू है, नॉन लीनियर के अंदर ट्री एंड ग्राफ्स है। तो अभी हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है लिंक्ड लिस्ट, ओके, लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट ये अपने आप में ही स्पेसिफाई कर रही है कि मैं लिंक हूं, यानी कि मैं लिंक्ड हूं। अगर मैं ये इसकी बात करूं, ठीक है, ये चेन की बात करूं, जस्ट लाइक ए चेन, तो ये चेन क्या कह रही है, मैं लिंक्ड हूं। अगर इसमें एक भी कड़ी टूट गई, है ना, तो ये इसका ये हिस्सा अलग है, मान के चलो ये कड़ी आपने तोड़ दी, ये कड़ी आपने तोड़ दी, ठीक है। तो अब ये अलग होगी, ये अलग होगी, यानी कि इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तब तक ही आपस में एसोसिएटेड है जब तक ये आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये तो होगी लिमिट टर्म की बात। अगर मैं अब टेक्निकल में जाऊं तो मान के चलो ये मेमोरी टुकड़ा है, उसके बाद ये मेमोरी टुकड़ा है, उसके बाद ये मेमोरी का पीस है, उसके पास ये मेमोरी का पीस है, उसके पास ये मेमोरी का पीस है। तो कहता है ये आपकी हीप है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो, ये आपका हीप है। चलो मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
तो ये मान के चलो आपकी हीप है, और ये एक टुकड़ा ये पड़ा है, एक टुकड़ा ये पड़ा है, एक टुकड़ा यहाँ पे पड़ा है, एक टुकड़ा यहाँ पे पड़ा है, एक टुकड़ा यहाँ पे पड़ा है। तो ये हीप के अंदर, मेमोरी के अंदर ये छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं, ब्लॉक्स पड़े हैं, ये किसी के घर है। ठीक है, ये मान के चलो ये पूरा एक जमीन है, जमीन के अंदर ये घर है। ठीक है, अब कहता अगर मेरे को इन टुकड़ों को आपस में जोड़ना है तो कोई ना कोई लिंक होना चाहिए ना, कोई ना कोई लिंक होना चाहिए, इसका लिंक इसके साथ, इसका लिंक इसके साथ, इसका लिंक इसके साथ, तभी बात बनेगी, तभी ये जुड़ा हुआ होगा ना कि यहां से मेरे को यहां जाना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे और भी घर हो। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे और भी घर हो। ठीक है, और भी घर हो, लेकिन हमारा तो लिंक इनके साथ है ना, क्योंकि मेमोरी है, मेमोरी में और सामान भी तो पड़ा ही होगा ना। तो कहता है ये मैंने लिंक क्रिएट कर दिए, ये यहां से मैं यहां गया, यहां से मैं यहां गया, ठीक है, यहां से मैं यहां गया, यहां से मैं यहां गया, तो ये मैंने लिंक्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब ये लिंक क्रिएट कैसे हुए, मुझे स्टार्ट भी तो पता होना चाहिए ना कि भैया मुझे यहां से स्टार्ट करना है। ऐसा तो है नहीं मैं सीधा यहाँ पे गया और कर दिया, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कुछ, क्योंकि मेमोरी बहुत बड़ी है, मेमोरी बहुत बड़ी है। मैं आपको बोलूं कि हाउस नंबर 102 आपने चंडीगढ़ आना है, हाउस नंबर 102, 106, 108, 109, 120, इन घर पे जाना है, इन 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 घर पे आपने लेटर पोस्ट करके आना है। अगर मैं आपको बोलूं चंडीगढ़ में जाओ लेटर पोस्ट कर दो, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैंने आपको हाउस नंबर बता दिया, उसके बाद बता दिया कि हीप में जाना है, यानी कि उस सोसाइटी में जाना है। अब देखो चीजें कितनी आसान होगी। अब मैंने आपको ये बताया कि स्टार्ट आपने यहां से करना है, ये आपको आगे बताएगा कि 106 कहाँ है, ये 106 आपको आगे बताएगा कि 108 कहाँ है, 108 आपको बताएगा कि भैया 109 कहाँ है, और 1010 आपको बता देगा कि भैया मैं एंड हूं, मैं एंड हूं, मैं खत्म हो चुका हूं, बस इसके बाद तेरा रोल खत्म है, तो ये लास्ट लेटर है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि तेरे को 102 में जाना है। 10 जब तू पहले, तेरे पास तो यही है कि तू 102 में जा रहा है, आपको और कुछ नहीं पता। अब आपको बता कौन रहा है, आपको ये स्टार्टर बता रहा है, स्टार्टर बता रहा है कि भैया 102 में जाना है, तो यानी कि स्टार्ट के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो इसके पास भी एक एड्रेस है, किसका एड्रेस है, 102 का, बाकी इसके पास कुछ नहीं है। 102 के पास क्या है, जब आप यहाँ पे पहुंचे तो ये आपको एक और एड्रेस दे रहा है कि भैया 106 भी है, उस पर भी जाना है। अब 106 के बाद ये एक और एड्रेस दे रहा है कि भैया 108 भी है, इस पे भी जाना है। 10 आपको नहीं पता है, स्टार्टर को नहीं पता कि कहां कहां गए हैं, स्टार्टर को ये पता है कि भैया स्टार्ट करना है। ठीक है ना, स्टार्टर को ये पता है कि भैया स्टार्ट करना है। ठीक है, 106 में गए और 108 में आए, 108 के बाद 108 बोला है 109 में जाना है, 109 बोल रहा है कि भैया 1010 में जाना है, और ये बता रहा है कि भैया खत्म, कि मेरे पास और कोई एड्रेस नहीं है। जब तेरे पास कोई एड्रेस नहीं है तो इसका मतलब द रोल इज फिनिश्ड, काम हो चुका है। ठीक है ना, तो काम हो चुका है। तो ये लिंक है। अब मैं डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं जा सकता, ये इसकी खामी है, क्योंकि एरे के केस में आप डायरेक्टली चले जाते थे, ओके इंडेक्स नंबर 2 पे चला जाओ, लेकिन आप डायरेक्टली इसमें नहीं जा सकते, ये इसकी प्रॉब्लम भी है लिंक लिस्ट की। ठीक है, लेकिन ये है कि ये एक्सपैंड हो जाती है। अब एरे को एक्सपैंड करना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये क्या होगी, ये एक्सपैंड हो जाएगी, इसको जितनी मर्जी बड़े करते जाओ, इसमें एड्रेस डालते जाओ और बड़े करते जाओ, जितनी आपको चाहिए उतने एड्रेस जोड़ते जाओ। आज आपके पास 6 एड्रेस है तो कल आपके पास 600 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एरे कहता है कि भैया मुझे करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एरे का भी एक फीचर है, वो कहता है कि डायरेक्ट मैं तेरे को भेज सकता हूँ 106 में, लेकिन तू यहाँ पे नहीं जा सकता 106 में डायरेक्ट, क्योंकि 106 को नहीं पता मैं स्टार्ट कहां से हो रहा हूँ, 106 को नहीं पता मैं स्टार्ट कहां से हो रहा हूँ। 106 को तो ये पता है कि भैया मेरे पास आगे क्या है, मेरे पास आगे क्या है, और 108 को नहीं पता कि भैया मेरे पास पीछे क्या था, आगे क्या है। मेरे को इसको ये पता है कि मेरे पास आगे ये है, बस बात खत्म, मुझे पीछे नहीं पता। ठीक है, अगर मुझे पीछे भी पता करना है, अगर मुझे पीछे भी पता करना है तो उसके लिए आती है डबली लिंक लिस्ट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको पीछे वाला रिकॉर्ड भी रखना है कि भैया आया कहां से है, लेकिन यहाँ पे नहीं पता लग रहा कि तू आया कहां से है, लेकिन ये पता लग रहा है कि भैया तू मेरे पास आया है। ठीक है ना, तू यहां से आया है, इसको नहीं पता तू कहां से आया है, लेकिन इसको इसने इसने इसका एड्रेस दिया। अब ये आपको आगे वाला एड्रेस देगा, इसको पीछे से कोई लेना देना नहीं, कहां से आया कौन है तू। तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। अब ये तो कड़ी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि मेमोरी होगी। अब जब मैं मेमोरी की बात कर रहा हूं तो एक मेमोरी की अगर मैंने बात की, ठीक है ना, तो नॉर्मली लिंक लिस्ट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, आपने बुक्स में भी देखा होगा, सब जगह देखा होगा। ठीक है, तो ये एक ब्रिक है मान के चलो। अब अगर मैंने आपको इतनी मेमोरी दे दी तो इसमें आप अपना डेटा भी रख रहे हो, ठीक है ना, तो इसमें आपने डेटा भी रखा, तो यहाँ पे तो लिमिटेड है ना, आपके पास जगह इतनी है, आपके पास 2 चेयर्स है, एक चेयर पे आपने अपना डेटा रख लिया, ठीक है, जो दूसरी चेयर है उसके ऊपर आपने रख लिया मान के चलो अपने लगेज, ठीक है, अपना सामान रख दिया, ठीक है ना, अपना सामान रख दिया।
तो आपके पास मैंने जगह आपको दे दी कि दिस वन योर प्लेस, ठीक है ना, कि आपकी ये जगह है। तो यहाँ पे आपने अपना डेटा रख दिया, मान के चलो डेटा अब क्या होगा इस केस में, अब इस केस में जो डेटा होगा वो आपकी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। कुर्सी पे तो आप बैठ गए, वो तो आप हो गए, वो आप डेटा ही हो। लेकिन यहाँ पे जो डेटा होगा वो इंट होगा, फ्लोट होगा, करेक्टर होगा, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ इंट ले रहा हूँ, नॉर्मल, हम नॉर्मली इंट ही लेते हैं लिंक लिस्ट के केस में समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेटा डाल दिया, बट एवर डेटा, लेट्स सपोज 8, 18, 800, जो भी आपको डालना है अच्छा लगे वो डाल दो। अब कहता है ये पार्ट तो इसका फिल हो गया है ना, ये पार्ट तो इसका फिल हो गया, लेकिन यहाँ पे अब क्या डालूं, यहाँ पे अब क्या डालूं, यहाँ पे जो मुझे डालना है वो इंफॉर्मेशन डालनी है कि भैया तेरे पास अगला कुछ है ना, कि तेरे पास अगला एड्रेस है। तो कहता है अगर एड्रेस है तो इसका भी तो एड्रेस होगा ना, अगर हम मैं मेमोरी की बात कर रहा हूं तो इसका भी एड्रेस होगा। तो मान के चलो इसका मैंने एड्रेस, इसका जो एड्रेस एलोकेट हुआ था वो सिस्टम ही एलोकेट करता है, ठीक है। इसका जो एड्रेस हुआ था वो 202 एलोकेट हुआ था, ठीक है, इसका एड्रेस, ये पूरे का, ठीक है। अब कहता है अगर मैंने इसको आगे भेजना है, अब मैंने इसको 206 पे आगे भेज, तो 206 भी एक मेमोरी टुकड़ा है ना, 206 भी एक मेमोरी टुकड़ा है। तो अगर मुझे इसको आगे भेजना है, ठीक है ना, अगर मुझे इसको आगे भेजना है तो मुझे को बताना पड़ेगा कि भैया अगला जो है 206 है ना, 206 है। तो अब ये जो लिंक बना है वो 206 पे बना है आकर के, ठीक है। अब 206 की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी इंफॉर्मेशन पार्ट होगी डेटा, क्योंकि ये क्लोनिंग ही हो रही है ना अल्टीमेटली, एक ही स्ट्रक्चर की, नक्शा एक ही है। एक मैं आपको जगह दे रहा हूं जिसमें आपको बोला 2 कमरे वाला ही घर होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका स्ट्रक्चर जो नक्शा पास हुआ है वो मान के चलो 2 घर वाले मकान का नक्शा पास हुआ है। तो एक घर है जिसमें डेटा पड़ा है, एक कमरा है जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी है अगर आपके पास कुछ है। तो कहता है अब इस घर से वो दूसरे घर में जाना चाहता है, तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन 206 रख के बैठा है, तो वो यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, नाउ आई एम सपोज टू मूव इनटू 206, क्योंकि मुझे जाना है, मेरे पास पता है कि अगला रास्ता मेरे पास ये है, ठीक है। और कहता है इसके बाद कुछ नहीं है आगे, अगर कुछ नहीं है तो हम 0 फिल कर देते हैं, या तो आप 0 फिल कर दो या तो आप नल फिल कर दो, ठीक है। नॉर्मली नल ही चलता है, 0 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नल का मतलब क्या हुआ कि आगे कुछ है ही नहीं, रास्ता बंद है, रास्ता बंद है। क्लास खत्म है सारी? हाँ, हमें सुबह पार्क में ले चलोगे? देख लेंगे, ठीक है। तो नल का मतलब क्या है कि एवरीथिंग इज फिनिश, ओके, खत्म, आगे कोई रास्ता ही नहीं बनता। तो कहता 206 जो घर है उसमें भी 2 कमरे हैं, उसमें पहले कमरे में उसने अपना सामान रख दिया, लेट्स सपोज 12, ठीक है। और जो दूसरा कमरा है उसमें उसने कुछ नहीं रखा, खाली रखा, क्योंकि उसके पास आगे जाने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन अब ये तो लिंक बन चुका है ना, ये तो लिंक बन चुका है। अब इसका जो एड्रेस है वो 202 है, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि भैया 202 पे जाना है? तो हमें एक स्टार्ट पॉइंटर भी लेना पड़ेगा, जिसको हम नॉर्मली हेड बोल देते हैं, या हम उसको फर्स्ट पॉइंटर बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 202 है। अब मुझको पता लग गया कि अच्छा 202 से, क्योंकि ये जो पॉइंटर है इसको पॉइंट कर रहा है 202 मेमोरी एड्रेस को, 202 मेमोरी एड्रेस पे मैं आया, मैंने यहाँ पे डेटा प्रोसेस किया, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि भैया कुछ आगे भी कुछ है, वो कह रहा है कि हाँ है। उसने दे दिया कि भैया 206 पे चला जा, वहां पे बैठा है, ठीक है ना। 206 पे आया। अब मैं 206 पे जब आया तो उसने मेरे को दिखाया कि मेरे पास 12 है और उसके बाद मेरे पास नल है या मेरे पास 0 है। तो कहता जी खत्म हो गया मेरा काम, बस मेरा काम इतना ही था। तो ये है आपकी लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये जो टुकड़ों की बात हो रही है, ये टुकड़े 2 तरह की इंफॉर्मेशन लेके बैठे हैं। एक तो वैल्यू यानी कि डेटा जो हम नॉर्मली वेरिएबल यूज करते हैं, और दूसरा जो है वो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट पॉइंटर कि आगे कहां जाना है, अगला रास्ता क्या है, ठीक है ना, अगला रास्ता क्या है। तो ये काइंड ऑफ मैप एप्लीकेशन, अगर आपने मैप बनाना है तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ तरीका बना सकते हो, ठीक है, कि भैया आगे कहां जाना है, ठीक है। लेकिन मैप्स में ज्यादा वो ग्राफ यूज होता है, तो इसमें आप शॉर्टेस्ट पाथ भी निकाल देते हो कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो इसके थ्रू तू आगे जा सकता है, ठीक है। अब ये 2 चीजें लेके बैठा है ना, 2 चीजें लेके बैठा है। तो कहता है ये 2 तरह का अलग अलग डेटा है, एक तो इंटीजर डेटा है और एक तो स्ट्रक्चर डेटा है, यानी कि पॉइंटर डेटा है। कहता लेकिन दोनों को कंबाइन करके मेमोरी एलोकेट करनी है। तो कहता जब दोनों को कंबाइन करके, यानी कि 2 डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन करके आपको जोड़ना होता है, तो फिर क्या होता है आपको, कहता यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम 2 डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को कंबाइन कर रहे हैं एक यूनिट में, तो हमें कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चर की मदद लेनी पड़ेगी, ओके, हमें स्ट्रक्चर की मदद लेनी पड़ेगी। सी के अंदर जब हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो स्ट्रक्चर के साथ करते हैं,
लेकिन सेम चीज जब हम C++ में इंप्लीमेंट करते हैं तो हम क्लासेस के साथ इंप्लीमेंट करते हैं। ये भी कोड मैं आपको बाद में दिखा दूंगा क्लासेस वाला, ठीक है जी। दोनों में यही फर्क है। नॉर्मली जब हम C++ की बात करें तो हम क्लासेस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम सी की बात करते हैं तो हम वहां पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लासेस और स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लासेस के अंदर क्या है कि आप पब्लिक प्राइवेट कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि सारा कुछ पब्लिक ही रहता है, ठीक है ना, सारा कुछ पब्लिक रहता है, सिक्योरिटी थोड़ी सी कम है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम जो कोड लिखेंगे वो मैक्सिमम हम सी के अंदर ही लिखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है, क्योंकि सी सबको आती है, अभी क्लासेस आपको नहीं आते। ओके, तो बाकी जो डिफरेंट रहता है वो मेलोक कैलोक का, वो मेलोक वाला जो है और न्यू वाला है, वो तो है, जो है ही है, वो तो है ही, लेकिन मेजर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात मैं कर रहा हूं, है ना, स्ट्रक्चर की। अब ये अल्टीमेटली ये जो गोले बनाए हैं मैंने, ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि इसमें दो तरह की डेटा टाइप्स को कंबाइन किया है। ये अगर मैं गोले की बात कर रहा हूं ना तो ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के डेटा टाइप्स को कंबाइन किया है, तभी ये कंबाइन होकर मुझे मेमोरी मिली है। एक मेमोरी कहता है इंट के लिए मिली है, दूसरी मेमोरी जो मुझे मिली है वो कहता है पॉइंटर के लिए मिली है, जो नेक्स्ट को होल्ड करेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो मैं अगला एड्रेस दे रहा हूं वो भी तो स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखो ना कि यहां पे जो एड्रेस आएगा तो वो भी तो स्ट्रक्चर ही है ना, वो भी तो स्ट्रक्चर ही है कि यहां पे जो एड्रेस आने वाला है मेरे पास, कहता वो किसी स्ट्रक्चर का एड्रेस आने वाला है। मैंने आपको क्या समझाया था जब हमने पॉइंटर किए थे? अगर आपको इंट के एड्रेस को होल्ड करना है तो आपका पॉइंटर इंट का होना चाहिए। अगर आपके फ्लोट के पॉइंटर को आपने होल्ड करना है ना, फ्लोट के पॉइंटर को होल्ड करना है, यानी कि फ्लोट डेटा के एड्रेस को होल्ड करना है, तो आपका जो पॉइंटर है वो फ्लोट का होना चाहिए। वही बात है, कहता अगर स्ट्रक्चर वाले को आपने इंप्लीमेंट करना है तो आपका स्ट्रक्चर ही होना चाहिए पॉइंटर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर किसका? स्ट्रक्चर मान के चलो नोड है आपकी स्ट्रक्चर, वो नोड है जो हम मेजर रखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो कहता है ए भी स्ट्रक्चर कहता है अपने जैसे स्ट्रक्चर को ही आगे रेफर कर रहा है, क्योंकि इसमें जो एड्रेस आने वाला है, इसमें जो एड्रेस आने वाला है वो कहता है किसी ना किसी स्ट्रक्चर का आने वाला है, किसी इंटीजर का नहीं आने वाला, किसी इंटीजर का नहीं, किसी फ्लोट का। तो आपको यहां पे जो स्ट्रक्चर के अंदर आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी, एक तो आप नॉर्मल ले लोगे इंट, है ना, लेकिन दूसरा क्या लोगे? दूसरा लोगे सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसा हम बनाएंगे, इसके अंदर भी हमें एक स्ट्रक्चर पॉइंटर बनाना है जो किसी दूसरे स्ट्रक्चर पॉइंटर को रेफर कर रहा होगा, लेकिन वो भी मेरे जैसा ही होगा। कंसेप्ट समझो, कहता वो भी मेरे जैसा, मेरा क्लोन ही होगा, मतलब मेरे जैसा ही होगा। उसके अंदर भी दो पार्ट्स होंगे, वन इज द डेटा एंड द सेकंड वन इज द इंफॉर्मेशन, वन इज द डेटा एंड द सेकंड पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यानी कि मैं एक स्ट्रक्चर बन रहा हूं जो मैं अपने तरीके जैसे क्लोनिंग के एड्रेसेस अपने पास रख रहा हूं, ठीक है ना। मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिस स्ट्रक्चर के अंदर जो एड्रेस होगा वो मेरे जैसे स्ट्रक्चर्स का ही होगा। तो अगर इसको हम नेटशेल में बात करें तो ये है, यानी कि मैं थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजों पे आ रहा हूं। तो आपको ये कड़ी बनानी है, तो ये कड़ी बनाने के लिए जो कड़ी है, ये आपका मेन हिस्सा है, जो आपका ये नक्शा है, कहता है ये स्ट्रक्चर का है। और इस नक्शे के अंदर कहता दो चीजें होती हैं, एक तो होगा डेटा, आप और भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी हम स्टार्ट इधर से ही करेंगे। एक तो होगा डेटा, ठीक है, यानी कि मैंने आपको नक्शा दिया कि जिसमें आप दो ही कमरे बना सकते हो, यानी कि पहले कमरे के अंदर आप डेटा रखोगे, दूसरे कमरे के अंदर आप इंफॉर्मेशन रखोगे अगले घर की, क्योंकि आपके पास और भी घर हैं, ठीक है। और आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो ये होगा जो जहां पे पहला आपका नोड है, जहां पे पहला आपका नोड है। और मजेदार बात यह है कि आप इनको चेंज कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि पहला ये बन जाए, यानी कि 206 पहला बन जाए, आपको ये लिंक को हटा के आपको सिर्फ इसके साथ कनेक्टिविटी करनी है। तो अब ये 202 वाले का रोल खत्म हो जाएगा। अगर ये आपने मान के चलो बेच दिया, ये घर आपने बेच दिया, ठीक है, अब आपका स्टार्टिंग घर वाला, आपके ये 5-6 घर है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपके ये 2 घर है, ठीक है, 2 घर है या 3 घर है या 4 घर है, तो 1 2 3 4 5 घर है, ठीक है। जो आपका स्टार्टिंग वाला घर है, ठीक है, वो 202 है, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब आप 200 यहां से आप आ रहे हो, ये एंट्रेंस है, ठीक है ना, ये 202 की एंट्रेंस है। तो आप यहां पे आए, अब यहां पे दो चीजें हैं, एक तो कहता है जी ये स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें दो अलग अलग तरह का डेटा होल्ड किया हुआ है, एक तो कहता है इसमें डेटा है, ठीक है ना, एक तो समान पड़ा है, और दूसरी जगह इसमें दूसरे कमरे में क्या पड़ा है? दूसरे घर का एड्रेस, ठीक है ना, दूसरे घर का एड्रेस। तो मैं कहता है यहां से समान प्रोसेस किया, मैं दूसरे घर में जाना चाहता हूं तो मेरे को यह इस कमरे में जाना पड़ेगा,
ठीक है, जब इस कमरे में गया तो यहां मिला, फिर आगे गया सेम, क्योंकि ये भी सेम है, क्लोनिंग है, बिल्कुल सेम है, सेम स्ट्रक्चर है, इसमें भी दो हिस्से हैं, इंट और पॉइंटर, स्ट्रक्चर पॉइंटर, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब आपने ये घर बेच दिया, अब आपका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ स्टार्टिंग चेंज करनी है, दैट्स इट, ये स्टार्टिंग चेंज करनी है। तो ये वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, कि आपको स्ट्रक्चर को कैसे चलाना है, ठीक है ना। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो नोड है ना, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ नोड, आपकी कितनी नोड्स होंगी। अब नोड का क्या है, एड्रेस फील्ड है, ठीक है, और डेटा फील्ड है। तो एक ये नोड है, अगर मैं इस गोले की बात करूं, इस वाले गोले की बात करूं, तो ये नोड है, ठीक है। अब नोड के अंदर एक तो एड्रेस है फॉर द नेक्स्ट वन, एक तो डेटा है, जो डेटा, अब इसका भी एड्रेस है, याद रखना है, इसका भी तो एड्रेस है ना, ये भी तो कहीं ना कहीं प्लेस हुआ है, तो इसका भी एड्रेस है। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है। I think now the basic understanding of this structure is linked list is clear. Ultimately है क्या, अल्टीमेटली तो ये वही है ना, हीप वाली मेमोरी की ही हम बात कर रहे हैं, है ना। इसे डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, ये डायनेमिक है, रन टाइम पे आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यानी कि इट कैन ग्रो एंड इट कैन श्रिंक रन टाइम। आज आपके पास 10 बंदे हैं, ऑन द स्पॉट आपको 10 चेयर लगा दो, 5 बंदे हैं तो 5 लगा दो। लेकिन एरे के केस में बड़ा डिफिकल्ट है। एरे के केस में क्या है, आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि 10 का लेना है, 100 का लेना है, 500 का लेना है। अब 10 का आप लेके तो चल पड़े, लेकिन हुआ क्या, जब आपने 10 का लिया तो वहां पे हुआ क्या कि अब आपने 100 का एरे तो ले लिया, लेकिन बंदे आपके पास 10 ही आए, तो 90 वाली स्पेस आपने वेस्ट कर दी, तो वेस्टेज बहुत है, ठीक है। तो इसमें इंसर्शन और डिलीशन बड़ा आसान है एज कंपेरेटिवली डेट वन, है ना। इसमें इंसर्शन भी आप इजीली कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करना बड़ा आसान है, इसको हटाना है, इसको इसके साथ ग्रो करना है, दैट्स इट। लेकिन अगर एरे की बात करें तो आपको हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करके फिर आप उसको डिलीट करते हो, डिलीट करने के बाद फिर वो वैल्यूज आगे ट्रांसफर होती है, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम है, ठीक है। जहां पे डेटा का साइज बड़ा हो जाता है वहां पे फिर ये दिक्कत दे देता है, ठीक है। तो आपको प्री एलोकेट मेमोरी करने की जरूरत नहीं है, ये भी इसका प्लस पॉइंट है। आपको पहले से डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि 100 है कि 50 है, वो देखी जाएगी मौके पे। 100 आते हैं तो 100 को हैंडल कर लेंगे, 50 आते हैं तो 50 को हैंडल कर लेंगे। और जो स्टैक और क्यू जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, स्टैक और क्यू, है ना, ये जो इंप्लीमेंटेशन है, कहता लिंक लिस्ट में बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती है। स्टैक एंड क्यू कैन बी इजीली इंप्लीमेंटेड विद लिंक लिस्ट, है ना। तो इससे अगर इस इंप्लीमेंटेशन करनी है स्टैक और क्यू की, क्योंकि बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशन होती हैं जो स्टैक और क्यू के मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, तो इसमें इंप्लीमेंटेशन बड़ी आसान हो जाती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं, अगर एडवांटेजेस हैं तो ऑब्वियस है डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो यहाँ पे अननेसेसरली मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक फालतू स्पेस देनी पड़ रही है ना, एक फालतू स्पेस मैं दे रहा हूँ जो एड्रेस स्टोर कर रही है। अगर नहीं तो सिर्फ मुझे 4 बाइट देने पड़ते हैं, 4 बाइट में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ठीक है ना, 4 बाइट में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी इसमें डिसएडवांटेज है ना। एक तो ये होगी, दूसरा आप रैंडम असेस नहीं कर सकते। एरे के केस में आप सीधा लोकेशन नंबर 4 पे चले गए और डेटा प्रोसेस कर लिया, लेकिन यहाँ पे लोकेशन नंबर 4 पे जाने के लिए आपको पूरी कड़ी को घूम के जाना पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, ठीक है जी। तो ये 2-3 प्रॉब्लम्स है। तो जहां एडवांटेजेस है वहां डिसएडवांटेजेस इज ऑलवेज देयर। तो ये तो अप एंड डाउन है, इट्स डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन टू सिचुएशन, है ना। और इसमें रिवर्स करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर यहाँ पे पहुंच गए तो वापस आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रास्ता आपको याद ही नहीं है, ये रास्ता आपको याद नहीं है, क्योंकि मैंने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी नहीं जो पीछे वाला भी बताया। लेकिन जब पीछे जाना है तो आपके पास डबली लिंक लिस्ट है, और जो डबली लिंक लिस्ट है फिर वो मेमोरी डबल लेगी, एक आगे जाने वाली, एक पीछे जाने वाली, और बीच में होगा डेटा, ठीक है ना। तो ये आगे वाली पीछे वाले की होगी, ये आगे वाले की होगी, और ये आपका डेटा हो गया। तो डबली लिंक लिस्ट में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगेन डबली लिंक लिस्ट है जो मेमोरी फिर वो ज्यादा लेगी। तो ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो आई थिंक नाउ वी शुड प्रोसीड विद द लिटिल प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया कि लिंक लिस्ट होता क्या है। अब थोड़ा सा उसको टेक्निकली समझते हैं कि है क्या, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया। तो स्ट्रक्चर आपको पता है कैसे बनता है ना, स्ट्रक्चर आपको पता है कैसे बनता है। तो उसके बाद मैंने नोड बनाया, ठीक है। अब नोड बनाना है, ये इसका नाम है, ये उसका नाम है, और ये स्ट्रक्चर है। और मैंने आपको क्या बताया था, इसमें 2 फील्ड होंगे, वन इज डेटा, ओके। सो एक तो अपने पास होगी, ये नोड बन जाएगी, ठीक है ना।
और एक उसके अंदर क्या होगा, ये डेटा पार्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, है ना, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो ये दो आपके सामने मतलब एक नोड बनेगी। किससे बनेगी, अब ये पूरा 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 एरिया बनाना है तो बनाएगा कौन आपको, स्ट्रक्चर। क्योंकि स्ट्रक्चर क्या करता है, दो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन कर रहा है। तो एक तो ये डेटा टाइप हो गया इंटीजर वाला नॉर्मल, और एक हो गया पॉइंटर वाला। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या रखने जा रहा हूँ, इंट डेटा, तो मैं डेटा रखने जा रहा हूँ। ठीक है जी, अब इसके अंदर क्या है, struct स्ट्रक नोड, ओके, नोड नेक्स्ट। तो ये क्या लेके बैठा है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ रेफरेंसिंग, ओके, सेल्फ रेफरेंसिंग नोड। तो अब इसके अंदर क्या है, आप इसके अंदर इसको बोलेंगे बेसिकली सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसको बोलेंगे सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर या सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर रहा हूं, तो ये बन चुका है, और स्टार्ट मैंने जो दे दिया, ठीक है जी, स्टार्ट मैंने नल कर दिया कि अभी एक इसका जो नाम है वो स्टार्ट है और वो नल है। ठीक है, तो अब ये स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज रेडी। अब अगर इसमें इस पार्ट की बात करूं तो ये पार्ट ये वाला है, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये वाला है। ठीक है, अब मैं इसके जितनी बार इसको कॉल करूंगा उतनी नोड्स बनती जाएंगी। ठीक है, उतनी नोड बन जाए एग्जैक्टली फॉर दिस, ये ब्लूप्रिंट है ना, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली आपके सामने वो नोड्स क्या होती जाएंगी, वो बनती जाएंगी। अब उसमें दो हिस्से होंगे, एक तो डेटा पार्ट होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, स्ट्रक्चर नेक्स्ट नोड, यानी कि ये भी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, इसका एड्रेस भी होगा, जब इसको आप बना रहे हो तो ऑब्वियस है इसका एड्रेस होगा। तो ये क्या लेके बैठेगा, ये उसका एड्रेस लेके बैठेगा। ठीक है, अब इसमें भी दो हिस्से होंगे, ये किसका एड्रेस लेके बैठेगा, ये अगले वाले का। इसमें भी दो हिस्से होंगे, ये अगले वाले का। इसमें भी दो हिस्से होंगे, अगले वाले का। लेकिन कब तक होगा, जब तक मैं नल नहीं भरता। ठीक है, मान के चलो इस एड्रेस में मैंने नल भर दिया, तो नल भर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, भाई काम खत्म है। ठीक है, इसका मतलब है कि काम खत्म है। तो ये आप इसका जो टेक्निकल पार्ट है वो ये है कि आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ना, आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो ये तरीका है। तो अभी थोड़ा सा और इसमें टेक्निकल चीजें देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया कि स्ट्रक्चर बनाना कैसे है। ठीक है, तो ये तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि भैया ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनाना है। तो अगर ये 4 बाइट है ना, 4 बाइट है, तो ये भी 4 बाइट ही है, क्योंकि पॉइंटर 4 बाइट ही लेता है। अगर वो इंटीजर का है तो ये 4 बाइट ही लेगा। अगर इंटीजर मेरा 4 बाइट ले रहा है तो ये भी 4 बाइट लेगा, यानी कि टोटल जो इसको मेमोरी एलोकेट होगी वो कितनी होगी, वो एक नोड को 8 बाइट मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, 8 बाइट का मतलब क्या है कि आपका 200 से अगर मैं चालू कर रहा हूं तो 202, यानी कि 201, 202, 203, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 200 से लेके 208 तक की एक मेमोरी आपको क्या हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक नोड की, अगर क्योंकि 4 बाइट लेता है, अगर इंट का डेटा 4 बाइट है तो वो नोड भी आपका 4 लेगा। अगर ये करेक्टर होता तो ये करेक्टर भी फिर 4 लेता, क्योंकि ये सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर है, यानी कि इसी को ही पॉइंट कर रहा है, इसी के एड्रेस को। ठीक है, तो इसके लिए भी वो 4 लेगा, इसके क्योंकि इसके अंदर डेटा एक ही है तो ये 4 ही लेगा। अगर इसके अंदर मान के चलो एक और डेटा होता तो इंट डेटा एक और होता तो 4, 4, 8 और 4, 12, तो फिर ये 12 बाइट लेता, क्योंकि 4 इसके लिए लेता, 4 इसके लिए और 4 इसके लिए। ठीक है जी, तो आई थिंक नाउ दिस पिक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मेरा नोड नाम का स्ट्रक्चर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, struct नोड, तो मैंने क्या किया, उसका एक पॉइंटर बना लिया। ठीक है ना, तो ये एक मेरा पॉइंटर है। ठीक है, ये मेरा एक पॉइंटर है, किस टाइप का, ये स्ट्रक्चर नोड टाइप का, यानी कि इसके अंदर जो एड्रेस आएगा, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसके अंदर जो एड्रेस आएगा वो किसका आएगा, वो नोड का एड्रेस आएगा। तो इसको मैंने टाइप कास्ट किया हुआ है ना, ये टाइप कास्ट किया हुआ है। ठीक है, मतलब इसकी डेटा टाइप बताई है। अभी इसको हीप में मेमोरी देनी है, तो अगर मैं हीप की बात करूं तो फिर वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो डायनेमिक मेमोरी अगर मैंने एलोकेट करनी है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे मैलोक यूज करना पड़ेगा। मैलोक यूज करना है तो इसके अंदर अब मैं हीप की मेमोरी दे रहा हूं। ठीक है ना, हीप की मैंने मेमोरी दी, p इज इक्वल टू स्ट्रक्ट। ठीक है जी, ये मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था हम कैसे करते हैं, नोड स्टार, ओके, उसके बाद मैलोक। ठीक है जी, मैलोक। अब उसके बाद साइज ऑफ, है ना, साइज ऑफ ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्ट नोड। ठीक है ना, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो ये मैंने लंबी चौड़ी सी लाइन लिखी है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ये वही है जो हम करते आए हैं। ठीक है, हम आपको याद होगा इंट एस्टिक साइन, ये टाइप कास्टिंग की थी, मैलोक, फिर उसके बाद साइज ऑफ इंट मल्टीप्लाई बाय इंट,
है ना, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमने ये 4 का वो एरे जो हमने डिफाइन किया था। तो सेम चीज, यानी कि इस लाइन ने क्या करना है इस लाइन ने क्या किया, हीप के अंदर आपको एक मेमोरी एलोकेट कर दी। किस तरह की मेमोरी, उसको टाइप कास्ट कर दिया कि भैया इसमें जो डेटा आएगा, इस मेमोरी में जो डेटा आएगा, यानी कि इसके अंदर जो डेटा आएगा वो कौन सा आएगा, इसके अंदर जो एड्रेस आएगा वो किसे अनदर स्ट्रक्चर का आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको मैं टाइप कास्ट कर रहा हूं, इसको बाउंड कर रहा हूं कि भैया ये जो एड्रेस मैंने बनाया, ये जो मैंने पी बनाया है, इट इज मेंट ओनली फॉर टेकिंग द एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये मेरा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। अब इससे क्या होगा, अब इसमें हीप में ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। यही काम आपको C++ में करना है। तो C++ में बड़ा आसान है, न्यू नोड, ठीक है जी, न्यू नोड, ठीक है। अगर मैं टाइप डेफ का कॉन्सेप्ट यूज करूं, अगर मैंने इसको बनाते वक्त लिख दिया टाइप डेफ, है ना, टाइप डेफ, तो टाइप डेफ का अगर मैं कंसेप्ट करूं और इसको नाम दे दूं नोड, तो आप फिर आपको बार बार यहां पे स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये टाइप डेफ का कॉन्सेप्ट है, टाइप डेफ डिफाइन करना, ठीक है ना। तो अब बार बार आपको स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा नोड भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। तो चॉइसेस आर अगेन अप टू यू। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने p इज इक्वल टू न्यू नोड, ये जो तरीका है ये C++ का तरीका है। तो ये एक थोड़ा सा मैंने आपको टेक्निकल पार्ट दिखाया कि ये कैसे काम होगा, ठीक है ना, ये कैसे काम होगा। तो आपने बनाया, अब इसका आपको डेटे के अंदर डेटा डालना है, तो p ऑफ डेटा, है ना। तो आपको पता है जो हमने ये ऑपरेटर भी डिस्कस किया था, ये ऑपरेटर क्या करता है, अगर आपका डायनेमिक एरे है तो वो उसमें जा करके उस वेरिएबल को प्रोसेस करेगा, जो इसके अंदर वेरिएबल है उसके अंदर आपको वैल्यू देनी है तो आप उसकी वैल्यू दे सकते हो। तो अब इसके अंदर जो नोड बनी है, अब जो नोड बनी है उसके अंदर जो डेटा आ चुका है वो 10 आ चुका है, ठीक है। अभी मैंने कुछ चेंज नहीं किया, अभी मैंने कुछ उसके अंदर एड्रेस में एड्रेस नहीं डाला, ठीक है जी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस स्ट्रक्चर के, ये मैं छोटे छोटे से ऑपरेशन दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अभी हमने प्योरली इसका प्रोग्राम नहीं बनाया, ये चीजें आपको थोड़ी सी दिखा रहा हूं सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए जब हम कोड बनाएंगे, ठीक है जी। अब ये मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब मेरा स्ट्रक्चर है तो मैंने इसके दो वेरिएबल्स बना लिए, ठीक है। द वन इज स्ट्रक्ट ऑफ, थोड़ा रेड कलर लेते हैं, ये थोड़ा सा डल सा है, ठीक है, स्ट्रक्ट ऑफ नोड, ठीक है जी। अब मैंने दो पॉइंटर बनाए p एंड q, ठीक है जी, ये मेरे दो पॉइंटर है, पॉइंटर p एंड पॉइंटर q, ठीक है जी, पॉइंटर p एंड पॉइंटर q। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये जो मेरा p पॉइंटर है, ठीक है ना, p पॉइंटर है, ये जो मेरा p पॉइंटर है, मान के चलो ये मेरी नोड है, ठीक है ना, ये मेरी नोड है। अब इसके इसके अंदर का जो एड्रेस है, इसके अंदर का जो एड्रेस है वो 200 है, ठीक है जी। और यहाँ पे एक और है, ठीक है, एक और है, डेट इज लेट्स सपोज ऑन 210, 210 पे एक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, ये डेटा पार्ट है, इंफॉर्मेशन। अब मैंने क्या किया, ये p जो मेरा पॉइंटर है इसको एलोकेट कर दिया इसका एड्रेस, ठीक है ना, इसका एड्रेस मैंने क्या कर दिया, इसको एलोकेट कर दिया। जब इसको मैंने इसका एड्रेस एलोकेट किया तो अब क्या है, ये जो p पॉइंटर है ना, ये जो मेरा p पॉइंटर है ये कहां पे पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट जो कर रहा है ये आपका इस नोड पे पॉइंट कर रहा है ना, यानी कि अगर मैंने ये लिख दिया p इज इक्वल टू, ठीक है जी, ये मेरा मेरा जो मैंने डायनेमिक तरीके से ये बनाया था, ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया था ना, ये मैंने p इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा था p इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्ट्राइक, तो यानी कि जो मेरा p है, ठीक है ना, वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। जब मैंने ये लाइन लिखी थी, ठीक है ना, जब मैंने ये लाइन लिखी थी p इज इक्वल टू स्ट्रक्चर नोड एस्टिक मैलोक साइज ऑफ p इज इक्वल टू ना, यानी कि अगर मैं मान के चलो अगर C++ में मैं ये लाइन लिख रहा हूं तो मेरा जो p पॉइंटर है वो कहता है यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इस 200 के ऊपर पॉइंट कर रहा है। और 200 के अंदर क्या है, कहता है 1 8, मैंने मतलब अभी दो आपके सामने ये डेटा टाइप्स बनेंगे, एक तो कहता है ये डेटा पार्ट और दूसरा जो है वो कहता है ये फील्ड पार्ट जिसके अंदर आप अगली नोड का एड्रेस दोगे। तो ये मैं छोटे छोटे से ऑपरेशन दिखा रहा हूं। अब मैंने क्या किया, जो मेरा दूसरा पॉइंटर, मैंने दो पॉइंटर बनाए थे यहाँ पे q, तो q के अंदर मैंने p डाल दिया, ठीक है। q के अंदर p डालने का मतलब क्या हुआ, अब ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है ना, अब ये भी ये मेरा q पॉइंटर है, इसके अंदर जब मैंने p डाल दिया तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर भी 200 क्या हो रहा है, 200 पॉइंट हो रहा है, ठीक है ना, पॉइंट हो रहा है। अब ये तो एक स्टेप है, ठीक है। अब मैं आपको एक और स्टेप दिखाता हूं और क्या कर सकते हैं। हमने ये दूसरा स्टेप किया, हमने क्या किया, q इज इक्वल टू, है ना, p ऑफ नेक्स्ट, ठीक है ना, q इज इक्वल टू p ऑफ नेक्स्ट, यानी कि ये इसका डेटा पार्ट है, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है ना। अब p का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है,
और इसके अंदर क्या है, मान के चलो इसके अंदर 210 है, ठीक है ना, इसके अंदर 210 है। तो ये अब मैंने क्या किया, अब पहले जो मेरा Q था, मैंने ये लाइन लिखी, इसका मतलब क्या हुआ कि P भी मैं Q को भी मैं P के साथ पॉइंट करवा रहा हूं, यानी कि दोनों 200 लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन इस लाइन पे मैंने क्या कर दिया, Q इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट, यानी कि यहां पे उठा करके 210 डाल दिया। जब मैंने यहां पे 210 डाला तो अब ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है ना, अब ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा, अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, अब ये 210 को पॉइंट कर रहा है, यानी कि Q जो है वो 210 को पॉइंट कर रहा है। दिस इज वन वे, मैं आपको दिखा रहा हूं सो दैट आपको ये चीजें थोड़ी फैमिलियर लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, P इज Q इज इक्वल टू, यानी कि Q इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट, और P ऑफ नेक्स्ट क्या है, इसमें दो हिस्से हैं, एक तो डेटा है एक तो नेक्स्ट है। तो P इसको पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे डेटा जो है वो अलग है, नेक्स्ट जो है वो जो भी इसके अंदर एड्रेस है, मान के चलो इसके अंदर एड्रेस 210 का था। लेकिन पहले जो मेरा P था, इस लाइन लिखने से क्या हुआ कि Q भी इसी को पॉइंट कर रहा था जो P के अंदर है, एड्रेस है। लेकिन अभी जो Q के अंदर मैंने एड्रेस डाल दिया, वो मैंने P के अंदर जो एड्रेस था, थोड़ा ध्यान से सुनना, Q के अंदर जो एड्रेस डाला, जो P के नेक्स्ट पार्ट में था वो एड्रेस डाल दिया। अब ये जो डेटा है वो यहां पे लिंक कर रहा है, यानी कि अब ये जो पॉइंटर Q है वो यहां पे लिंक कर रहा है, ठीक है। तो ये अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नाउ Q इज पॉइंटिंग टू 21 लोकेशन, 210 लोकेशन, ओके। सो एक मैं आपको और छोटा सा कैलकुलेशन सी दिखाता हूं थर्ड में, ठीक है। थर्ड, अब इसके बाद मैंने क्या किया, P इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट, है ना, P इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट, यानी कि अब देखो, एक मेरा जो P पॉइंटर है, पहले इसके अंदर 210 था, लेकिन ये लाइन लिखने से क्या किया, ये असाइनमेंट कर दी मैंने, यानी कि P ऑफ नेक्स्ट क्या है, 210 है, यानी कि पहले ये 200 को पॉइंट कर रहा था, नाउ P इज पॉइंटिंग अगेन टू 210, ठीक है ना, P भी अब 210 को पॉइंट कर रहा है। एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं फिर से बता रहा हूं। अब मैंने क्या किया, P इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट। अब देखो, अगर मैं इस लाइन को सीधी सीधी भाषा में लिखूं, अगर मैं इसको थोड़ा साफ तरीके से लिखता हूं, मेरा एक P पॉइंटर है, ठीक है जी, ठीक है, जो इस नोड को लोकेट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, मान के चलो 200 है, तो ये 200 एड्रेस है। अब ये जो P पॉइंटर है, कहता है इस 200 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि जो हमने मैलोक किया तो इसको उसने साइज दे दी और ये पॉइंट कर रहा है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो डेटा पार्ट है और दूसरा उसका नेक्स्ट पॉइंटर पार्ट है, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंटर पार्ट। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ये जो थर्ड लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर मैंने डाल रखा था फॉर एग्जांपल 210, ठीक है ना, 210। अब ये 210 एक नई नोड है, ये भी स्ट्रक्चर ही है, इसके अंदर भी दो पार्ट है, डेटा एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब कहता पहले जो P पॉइंट कर रहा था वो 200 को पॉइंट कर, P 200 को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अभी मैंने क्या किया, इस P पॉइंटर को आगे मूव करना है, ठीक है, यानी 210। तो 210 पे मूव करने के लिए P इज इक्वल टू, है ना, P ऑफ नेक्स्ट, यानी कि P का नेक्स्ट पार्ट है, P का नेक्स्ट पार्ट क्या है, 210, यानी कि ये 210 को, अब पहले जो 200 को पॉइंट कर रहा था, अब किसको पॉइंट कर रहा है, अब 210 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी की बदौलत हमने मूव करना है पॉइंटर को टू द नेक्स्ट नोड, तो पॉइंटर को हमें मूव करना है टू द नेक्स्ट नोड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज नाउ द P इज मूविंग टू, पॉइंटिंग टू 210, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये मेरी लिंक लिस्ट है, ठीक है ना, तो ये 2-3 नोड्स मैं ले रहा हूँ, तो ये लिंक बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो लिंक बना हुआ है, अब इसमें मान के चलो ये है आपका 210, ठीक है, ये है 200, ये है आपका मान के चलो 220, ठीक है, इसके अंदर 210 है, ठीक है, इसके अंदर 220 है, ठीक है, और ये P पॉइंटर है, ठीक है, जो पॉइंट कर रहा है 200 को। तो अब देखो, अब लास्ट जो नोड है वो नल है, लास्ट जो नोड है नल है, या आप 0 भर सकते हो। अब मैं चल रहा हूं, मुझे कब तक चलना है ना, मुझे कब तक चलना है, मुझे तब तक चलना है जब तक क्या नहीं हो जाता, क्या था, जब तक ये क्या नहीं हो जाता, ये खाली नहीं हो जाता, यानी कि नल नहीं आ जाता, ठीक है ना। तो मैं अभी क्रिएट वाला फंक्शन नहीं दिखा रहा, आपको डिस्प्ले वाला दिखा रहा हूं, ठीक है। तो मुझे चलना है यहां से यहां, ठीक है, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और मुझे क्या करना है, जब तक नल नहीं आ जाता मुझे आगे बढ़ता जाना है। और जैसे ही नल आ गया तो दैट्स मीन इट्स ओके, काम हो गया, है ना, काम हो गया। तो कहता मैं अभी आपको डिस्प्ले फंक्शन दिखा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया, वाइड डिस्प्ले,
ठीक है ना, जो क्या ले रहा है, वो क्या ले रहा है, वो स्ट्रक्चर का, है ना, नोड वाले का एड्रेस ले रहा है ना। तो इसमें जो पैरामीटर पास होगा वो ये पास होगा, यानी कि जो स्टार्टिंग हमने स्टार्टिंग में सेटल करना है कि भैया स्टार्ट है, ठीक है ना, ये स्टार्ट है, तो स्टार्ट में मैंने स्टार्ट कर दिया कि भैया स्टार्ट तेरा पॉइंट ये है, ये तो हमें बताना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। अब कहता अब यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो ये स्टार्टिंग एड्रेस वाली आ रही है, ये मैं अभी डिस्प्ले फंक्शन दिखा रहा हूं, ठीक है। और मुझे कब तक चलना है, जब तक नल नहीं आ जाता। क्या नल नहीं आ जाता, कहता जो नेक्स्ट है ना, क्योंकि दो मैंने बनाए हैं स्ट्रक्चर के अंदर, आपको याद होगा जो हमने अभी देखा है स्ट्रक्चर के अंदर, एक तो डेटा पार्ट है और एक तो नेक्स्ट पार्ट है। कहता कब तक मुझे प्रोसेस करना है, जब तक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट पार्ट नल नहीं होता तब तक आगे बढ़ते जाना है। देखो इसने चेक किया नल नहीं था, है ना, इसको नया एड्रेस मिला, ये आगे चला गया। इसने यहां पे चेक किया ये नल नहीं था, इसको नया एड्रेस मिला, यहां पे चलेगा। जब इसने यहां पे चेक किया कि ये नल है तो इसने इमीडिएटली बोल दिया कि काम डन, वर्क हैज बीन डन, वर्क हैज बीन डन, ठीक है। तो मैं अभी डिस्प्ले आपको दिखा रहा हूं, अभी क्रिएट वाला नहीं दिखा रहा, अभी डिस्प्ले वाला दिखा रहा हूं। ओके, अब मैं दिखा रहा हूं व्हाइल, ठीक है जी। अब देखो सीधी सी बात है, अब इसमें पी में आ गया, एड्रेस आ गया, यानी कि पी नॉट इक्वल्स टू नल, है ना, P नॉट इक्वल्स टू नल। तो अब कहता P के अंदर क्या है, एड्रेस है, तो एड्रेस ही चेंज करना है, एड्रेस ही तो चेंज करना है अपने को। अब देखो कहता P के अंदर एड्रेस आया, कहता इसने चेक किया, मान के चलो जो सबसे पहला एड्रेस आया वो 200 आया, हाँ जी, इसने चेक किया P नॉट इक्वल्स टू नल, परफेक्टली सर P तो नल के बराबर नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है जी। कहना चलो करना क्या है, अब करना क्या है, तो कहता है उस पे जो एड्रेस पड़ा है ना वो दिखा दे, उस पे सॉरी जो डेटा पड़ा है ना वो दिखा दे, प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी ऑफ। अब आपको पता है उसके, अब मेरे पास ये 200 एड्रेस आ गया, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो डेटा फील्ड है और एक तो नेक्स्ट फील्ड है। अब डेटा फील्ड के अंदर मान के चलो 10 भर के रखा है मैंने, तो कहता मुझे वो देखना है, तो आपको पता है आपके पास एड्रेस है और एड्रेस किसके अंदर है, पी के अंदर है, तो पी ऑफ डेटा, ठीक है ना। ये एरो ऑपरेटर क्यों यूज किया हमने, इसलिए यूज किया क्योंकि ये डायनेमिक मेमोरी कॉन्सेप्ट है, पॉइंटर के साथ हम डील कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखो, अब मुझे आगे भी तो बढ़ाना है, अब P 200 को पॉइंट कर रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि P 210 को पॉइंट करे, क्योंकि ये तो काम हो गया, इसका डेटा तो मैंने डिस्प्ले कर दिया, है ना। अब मैंने अगले पे जाना है, लेकिन अगले का एड्रेस किसके अंदर पड़ा है, कहता P के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, P के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो अपने को क्या करना है, P इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट, ठीक है ना। अब P ऑफ नेक्स्ट यानी कि इसके अंदर नई वैल्यू एलोकेट कर रहा हूं, तो इसके अंदर जो नई वैल्यू एलोकेट है वो कितनी है, वो 210 है। फिर इसने चेक किया, हाँ जी अब कितना हुआ P 210, हाँ जी 210 नॉट इक्वल्स टू नल, नोट, परफेक्टली फाइन। तो उसने 220 देखा, अब 220 पे गया, ठीक है ना, जब 220 का देखा तो वो नल आ गया, तो कहता है ये काम खत्म हो गया, तो ये काम खत्म हो गया, तो अपने को आगे बढ़ना ही नहीं है। तो दिस वन इज वेरी स्मॉल फंक्शन फॉर डिस्प्ले। बस अगर आपको वो स्ट्रक्चर वाला बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपके लिए ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, अगर आपने नहीं प्रैक्टिस की हुई, देन आई एम वेरी सॉरी, फिर आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये सारी गेम स्ट्रक्चर की है। क्योंकि आप लोग जब लिंक लिस्ट के प्रोग्राम देखते हो तो ये एरो को देखते हो, और इन चीजों को मैंने बहुत तहजीब से और बड़े अच्छे तरीके से आपको आई थिंक फ्राइडे को कवर करवाया था, इन डेप्थ करवाया था, और मैंने आपको बोला भी था कि इसके प्रैक्टिकल जरूर करना, क्योंकि लिंक लिस्ट फिर इसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर ही बेस्ड है सारी। अगर आपको स्ट्रक्चर वाला फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप लिंक लिस्ट को ऐसे कर लोगे। तो ये देखो कुछ भी नहीं है, 2 लाइनों का कोड हमने लिख दिया डिस्प्ले करने के लिए, जो आप बचपन से भागते आए हो। बस हमें इस पॉइंटर को चलाना है, हमें इस पॉइंटर को चलाना है, क्योंकि आगे बढ़ना है, हमें यहां से एड्रेस उठाना है और चेक करना है कि क्या उस एड्रेस में नल है कि नहीं है, ठीक है ना। हम नया एड्रेस आप एलोकेट कर रहे हो तो ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस है, आपको उसको असाइनमेंट करना पड़ेगा। और क्या असाइनमेंट कर रहे हो आप, स्ट्रक्चर के नेक्स्ट पार्ट को दोबारा उस पी पॉइंटर में असाइन कर रहे हो। तो इस यहां पे आया, फिर उसको प्रोसेस कर रहे हो, फिर आप यहां पे गए, दोबारा से फिर रीअसाइन किया, फिर आप यहां पे आए, फिर आप दोबारा से रीअसाइन किया, फिर आपको नल मिल गया, और आपने क्या किया, भैया ये नल है तो मैं अब इसको ज्यादा यूज नहीं कर सकता। तो ये एक छोटा सा तरीका था डिस्प्ले करने का। अभी मैंने नोड क्रिएट करने का नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि इसको चलाना कैसे है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पी को दोबारा से पी का नेक्स्ट एलोकेट करना। तो ये बार बार होता रहेगा क्योंकि हमें आगे बढ़ते जाना है। तो दिस वन इज वेरी स्मॉल कोड टू डिस्प्ले ए नोड ऑन ऑन द स्क्रीन। क्योंकि ये थोड़ा सा जब हम डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम सीखते हैं
तो हमें ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम लगता है, क्योंकि हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें फंडा नहीं क्लियर होता कि एरो क्यों यूज किया है, स्ट्रक्चर क्यों यूज किया। लेकिन अगर आपको ये फंडा क्लियर है, अगर आपको नहीं भी क्लियर, तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियोस पड़ी हैं, आप देख लेना एक बार दोबारा से, क्योंकि उसमें हमने 20-25 मिनट ला करके अच्छा खासा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा, अभी मैं सिर्फ यहीं पे रुक रहा हूँ। ठीक है, तो कल हम बनाना सीखेंगे कि नोड को क्रिएट कैसे करना है। ठीक है ना, और उसके अंदर डिस्प्ले तो हमने देख ही लिया, ये तो छोटा सा फंक्शन है, इसमें तो है ही कुछ नहीं। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए हमने ये देख लिया, इसका मेथड क्या है, डिस्प्ले वाला तरीका क्या है, तो ये हो गया। ठीक है ना, तो बाकी फिर कल करते हैं इसको बनाना कैसे है, और इसके एंड में नोड कैसे जोड़नी है, डिलीट कैसे करनी है। तो बड़ी आसान चीजें हैं, सिर्फ बस ये लिंकिंग का लिंक है, बस ये लिंक मैनेज करना है और कुछ भी नहीं करना। डिलीट करना है तो ये लिंक हटा देना बस, यानी कि इसके पीछे में इसका नया डाल देना है। ठीक है, इसमें ऐड करना है तो उसकी नल की जगह जो नया स्ट्रक्चर आया वो डालना है। तो पहले आइटरेट करोगे, नल ढूंढोगे, जहां पे नल आ गया और वहां पे नई चीज आपने डाल देनी है। बात करो, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि अब ये पूरा हफ्ता मेरे ख्याल से लिंक लिस्ट और कुछ और चीजें ही चलेंगी, फिर मैं वापस आऊंगा दोबारा आपके C++ के ऊपर। ठीक है, हाँ जी, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से एक बार पूछ लीजिए। हाँ जी, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम, तो आप एक बार पूछ लो बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन। हाँ जी, नो क्वेश्चन। हाँ जी, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ये? अगर आ गया है तो प्लीज रेज योर हैंड, जिनको समझ आया है। हाँ जी, जिनको ये कंसेप्ट समझ आया है जस्ट रेज योर हैंड। किसी को नहीं आया? क्या बात है, टफ लगा? बाकियों को क्या सीन है जी, बस एक ही हाथ मिला है। ठीक है, डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो देखना, कल हम दोबारा से फिर से थोड़ा सा इसके बारे में एलैबोरेट करेंगे, देन वी विल गो टू द प्रैक्टिकल पार्ट। क्योंकि आज जो हमारा कवर हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग के जो जो प्रोग्राम मैंने आपको करवाए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो रिसेंटली अभी पूछे गए हैं। अब मैं कंपनी का नाम भूल गया, पता नहीं, वो बता रहा था कुछ अटपटा सा नाम था, तो मैं नाम भूल गया। तो उस कंपनी में उससे दोनों ये क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्निकल इंटरव्यू में कि स्ट्रिंग का डुप्लीकेट फाइंड करके दिखाओ विद द हेल्प ऑफ दिस हीप एंड व्हाट आर द एनाग्राम्स। तो दोनों आपस में कोरिलेटेड है। ठीक है, चलो ठीक है जी, थैंक यू फॉर लिसन मी पेशेंसली, थैंक यू वेरी मच।